जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करना चाह रहे हैं जावा के बारे में एक क्रैश कोर्स, ठीक है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि क्रैश कोर्स है। बाय द वे, जो लोग अपनी मर्ज़ी से आए हुए हैं तो आप लोगों को अगर कोई मसला वगैरह हो जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। जो लोग बेचारे मजबूरी से बैठे हुए हैं तो वो तो मजबूरी से बैठे हुए हैं ना, ठीक है। 2-3 लोग मजबूरी से बैठे हुए हैं, बाकी तो जो जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। क्रैश कोर्स है जिसका मतलब ये है कि हम काफ़ी तेज़ जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को मसला वगैरह हो बेशक पूछें, उसमें कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन हम चाहते ये हैं कि हम ज़्यादा काम करें और इसी वजह से रिकॉर्डिंग की कोशिश कर रहे हैं। प्लान ये है कि आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत सारा कंटेंट आपके ऊपर डंप कर दिया जाए, फिर वीडियो आपके साथ शेयर कर लें, आप लोग अपनी सेमेस्टर ब्रेक में उसको जितना करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि हम जावा क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, रूबी है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उन पे क्यों नहीं जा रहे, हम जावा पे ऊपर क्यों आ रहे हैं। तो जावा जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज है। इन्फ्लुएंशियल इस सेंस में है कि इसकी जो थिंकिंग है, जिस तरीके से जावा डिज़ाइन की गई है और जिस तरीके से इन लोगों ने चीज़ों को अप्रोच किया है, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। बाद में और फर्दर लैंग्वेजेस के ऊपर, जिस तरह C++ तो मशहूर है इस बारे में कि सी के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे जाके तकरीबन हर लैंग्वेज ने किसी ना किसी सूरत में लेने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस तरीके से जावा का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज है। इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज एज पाइथन। पाइथन थोड़ी सी इससे पुरानी है, ऑल्दो के मशहूर अभी ज़्यादा हुई है, जावा पहले से मशहूर है, लेकिन पाइथन इससे थोड़ी सी ज़्यादा पुरानी है। मेरा ख्याल है 3-4 साल का फ़र्क है, 90s के दरमियान की जावा बनी हुई है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा उस वक्त से इसकी पॉपुलैरिटी रही है। जावा वो लैंग्वेज है जिसने प्रोग्रामिंग को मेन स्ट्रीम बनाया है। इससे पहले तक C++, असेंबली वगैरह वो लैंग्वेजेस थी जिनके अंदर काम करना ज़रा मुश्किल होता था, ठीक है। जबकि जावा ने आके उनकी स्ट्रेंथ्स बहुत सारी ली हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि आप लोगों को कुछ अंदाज़ा भी हो जाएगा इंशाल्लाह आज कल में, कि उसकी वजह से प्रोग्रामिंग आसान हो गई। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रोग्रामिंग जब शुरू की है तो और अच्छे तरीके से उसको लेके आगे गए हैं, तो उसके अंदर जावा का बहुत ज़्यादा रोल था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसकी जो इंट्यूटिव किस्म की फील है, अगर आप जावा में काम कर रहे हैं और आपका सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो जाए, लेट से 1-2 साल का अगर आपका जावा के अंदर एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद अगर आपको ये इस तरह की चीज़ सोचते हैं ना कि ये काम ऐसी होनी चाहिए, फंक्शन में कॉल करना चाह रहा हूँ, तो जो आपके जहन में आएगा ना कि ऐसा होना चाहिए तो वैसा ही होगा, ठीक है। आपके जहन के हिसाब से वो चेंज नहीं होता, लेकिन आपकी वो एक इंट्यूशन बन जाती है, और जावा इतनी वेल डिजाइंड है कि वो इंट्यूशन को फॉलो करते रहें लोगों की। तो आपके जहन में अगर होगा ना कि फंक्शन का ऐसा नाम होना चाहिए, तो वो ऑलमोस्ट वैसा ही नाम होगा, ठीक है। और लैंग्वेजेस में चीज़ बहुत कम पाई जाती है, इस लिहाज से भी जावा को सीखना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। कि एक दफ़ा जब आप जावा की फील में आ जाते हैं ना, रिदम में आ जाते हैं जावा के साथ, तो फिर आपको जावा के अंदर बहुत सारे काम करने आसान होते हैं। तो डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, जो आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो काफ़ी ज़्यादा उसके क्लोज ही होता है, ठीक है जी। एक जो इसकी मेजर पॉपुलैरिटी की वजह है रिसेंट टाइम के अंदर, वो ये है कि एंड्रॉयड ने जब एंड्रॉयड उन लोगों ने स्टार्ट किया था, जिन्होंने स्टार्ट किया था एंड्रॉयड, गूगल ने बाद में लिया है, पहले जिस बंदे ने स्टार्ट किया था, तो ही पिक्ड एंड्रॉयड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी जावा एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एंड्रॉयड के अंदर बहुत अरसे तक जावा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती रही है। अभी आजकल उन्होंने एक नई चीज़ बनाई है, कॉटलिन, जो कि इसेंशियली इट्स जावा विद लिटिल बिट ऑफ सिंटेक्स चेंजेस, ठीक है। तो इसेंशियली इट्स द सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एंड्रॉयड की वजह से जावा की पॉपुलैरिटी और भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अक्सर लोग चाहते हैं, तो ये मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं मोबाइल के ऊपर, एक iOS है तो उसके ऊपर आप स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी के ऊपर काम करते हैं, और एंड्रॉयड के ऊपर आप जावा या सम वेरिएशंस ऑफ दैट, ठीक है, उसके ऊपर काम करते हैं। तो इसकी वजह से भी जावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इट्स अ गुड लैंग्वेज लर्न। मुझे खुद ये बहुत ज़्यादा लैंग्वेज इस वजह से पसंद है क्योंकि मैंने प्रोग्रामिंग जो सीखी है, मैंने स्टार्ट C++ में की थी, लेकिन एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग मैंने सीखी है वो मैंने जावा में सीखी हुई है, ठीक है। तो बहुत अरसे तक मैं जावा में काम करता रहा हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है जावा। तो इस वजह से भी कराने की एक वजह ये भी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि जावा है क्या चीज़। तो ऑब्वियसली इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन किस किस्म की, तो इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। कुछ बातें आप लोगों को बताया था कि आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता होनी चाहिए। इट्स स्टैटिकली टाइप्ड, अगेन यू हैव टू डिफाइन व्हाट द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर, ठीक है। उसके बगैर आप काम नहीं करते। जिस तरह पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग है, यहाँ पे स्टैटिक टाइपिंग है आपके पास। इट्स कंपाइल्ड, सो यू कंपाइल द कोड फर्स्ट एंड देन यू एग्जीक्यूट इट, सही है जी। इट्स हाई लेवल, अलॉट मोर हाई लेवल देन C एंड C++, ठीक है। बहुत सारी फैसिलिटीज आपको ये प्रोवाइड करती है। इट्स नॉट एज हाई एज पाइथन, तो कुछ इसके अंदर सिंटेक्स आपको C++ के करीब मिलेगा, लेकिन जो वर्किंग है इसकी बहुत हाई लेवल है, ठीक है। बहुत सारे कामों में आप यू लेट द लैंग्वेज डू द वर्क, ठीक है। मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा कम आप रिलाई करते हैं। तो इसको रन करने के लिए सबसे पहले हमें दो किस्म की चीज़ें चाहिए होती हैं। एक है जावा वर्चुअल मशीन। जब आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, C++ में हमने देखा, पाइथन में आपने देखा तो नहीं, लेकिन होता है वहाँ पे भी इस तरीके से। ब्रीफली हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था कि आपने ये सोर्स कोड लिखा, सोर्स कोड को आप कंपाइल करते हैं, वो क्या बन जाता है, मशीन कोड, ठीक है। और मशीन कोड फिर मशीन एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। यहाँ पे फ़र्क ये है कि आप जब एक प्रोग्राम लिखते हैं, सोर्स कोड वो आप कंपाइल करते हैं, तो वो एक खास किस्म की मशीन के लिए कंपाइल होता है, ठीक है, विच इज़ द जावा वर्चुअल मशीन। ये हमारी इंटेल की मशीन, AMD की मशीन, विंडोज़, लिनक्स, इनके लिए नहीं कंपाइल होती है।
ठीक है, जावा जब कंपाइल होती है तो वो एक खास मशीन के लिए कंपाइल होती है जिसको कहा जाता है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, दिस इज अ वर्चुअल मशीन। अगेन वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपको अगर याद हो कि हार्डवेयर होता है और हार्डवेयर के ऊपर फिर वर्चुअल मशीन चलती है। ठीक है, तो हार्डवेयर के ऊपर चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट्स से दैट इज लिनक्स। ठीक है, उसके ऊपर चलेगी जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वालों ने वर्चुअल मशीन तकरीबन हर मेजर प्लेटफॉर्म के लिए बनाई है। ठीक है, हर मेजर और बहुत सारे माइनर प्लेटफॉर्म्स के लिए। ठीक है, आपको उनके पास छोटे छोटे टोस्टर होते हैं, टोस्टर के अंदर भी जावा, वास्ट मेजोरिटी आप लोगों के पास ये चीज़ें जावा के अंदर आएंगी। टोस्टर्स मशहूर हैं इस बारे में कि आपके पास उसके ऊपर JVM होती है, आपके पास गाड़ियों के अंदर JVM होती है, छोटी छोटी डिवाइसेस के अंदर आपके पास स्मार्ट कार्ड्स होते हैं, जिस तरीके से हमारी ये अटेंडेंस के कार्ड्स हैं, आप लोगों ने शायद देखे हो फैकल्टी के जो कार्ड्स हैं। ठीक है, आप लोगों के कार्ड्स की तरह ही है, लेकिन हम इस तरह जाके अटेंडेंस, तो ये स्मार्ट कार्ड्स हैं, इनके अंदर जावा वर्चुअल मशीन होती है। ठीक है, तो इट्स वेरी वाइड स्प्रेड। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन। तो एसेंशियल कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास एक हार्डवेयर है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर जावा वर्चुअल मशीन है। हम जो सोर्स कोड लिखते हैं वो कंपाइल होता है जावा वर्चुअल मशीन के लिए। तो अगर ये जावा वर्चुअल मशीन एग्जिस्ट करती है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो योर कोड कैन रन ऑन दैट। एक दफा कंपाइल किया और ये फिर हर जगह पे रन करेगा जहां जावा वर्चुअल मशीन काम करती है। ठीक है, अब जावा वर्चुअल मशीन का काम है कि वो नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कैसे बात करके आपका काम एग्जीक्यूट करवाती है। ठीक हो गया। तो इसका फायदा क्या है कि अगर आपने कोड लिखा, हम लोगों ने क्लास में ये देखा है ना, C++ के मुख्तलिफ मसाइल थे कि जी आपके पास काम कर रहा है, मेरे पास काम नहीं कर रहा, लोकल पे काम कर रहा है, रिमोट पे काम नहीं कर रहा। वो सारे मसाइल इस वजह से थे क्योंकि C++ कंपाइल्स कोड फॉर अ स्पेसिफिक मशीन। 64 बिट 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, इन सारी स्पेसिफिक के लिए वो कंपाइल करती है। तो अगर ये इनमें से कोई भी चीज़ चेंज होती है तो किसी और जगह पे कोड रन नहीं होता। तो जावा का जो कोड है वो कंपाइल होता है JVM के लिए, जावा वर्चुअल मशीन, JVM आमतौर पर इसको बोला जाता है। ठीक है, तो JVM जहां एग्जिस्ट करती है योर कोड विल रन विदाउट रिक्वायरिंग अ रिकंपाइलेशन। बात समझ आ गई जी बात? ठीक है, तो JVM एक चीज है जो कि कोड को रन करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इस सोर्स कोड से हम JVM के कोड पे जाएंगे किस तरह, उसके लिए हमारे पास एक टूल इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, कॉमन जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ठीक है, SDK, हर चीज की SDK होती है, एंड्रॉइड की अपनी SDK होती है, आईफोन के लिए अपनी SDK होती है, विंडोज की अपनी SDK होती है, हर चीज की अपनी SDK होती है जो कि सोर्स कोड लेके आपको किसी ना किसी तरीके से कंपाइलेशन या व्हाटएवर प्रोसेसिंग वो परफॉर्म करती है। ठीक है जी, इसको कहा जाता है SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। जावा की स्पेसिफिक जो SDK है उसका नाम है जावा डेवलपमेंट किट, JDK। तो JDK से हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें JDK में हम जो उसको इस्तेमाल करेंगे, टेक दिस सोर्स कोड, कंपाइल इट टू अ बाइट कोड। ठीक है, जो कोड जब JVM के ऊपर रन होता है उसको हम कहते हैं बाइट कोड। ठीक है, नाम है उसका बस। तो सोर्स कोड से बाइट कोड रन होगा JVM के ऊपर। JVM जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हो सकती है और ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे हार्डवेयर जो भी है वो फिर अपना। ठीक है जी, ये हमारा बेसिक फ्लो बनता है। वो होगा, उसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, पाथ वगैरह वाले मसाइल आएंगे। असल में JVM जो है वो बड़ा लाइट सा काम है, उसके अंदर वही फाइल सिस्टम्स वगैरह आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के इस्तेमाल करेंगे, फाइलें वहीं से आप रीड करेंगे, सब कुछ आप वहीं से करेंगे। लेकिन जो फंक्शन कॉल्स हैं, जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड है, वो JVM आपको करवा के देगी हार्डवेयर से। ठीक है, एसेंशियली ऐसा समझें कि अगर आपने कहना है कि भाई दो नंबर्स को ऐड करो, तो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हो सकता है मशीन के अंदर इंस्ट्रक्शन हो ऐड, किसी और मशीन के अंदर इंस्ट्रक्शन हो ऐड x, किसी और में हो ऐड y, लेकिन आप लिखेंगे JVM के लिए तो JVM AD पे लेट से समझती है, तो आप AD लिखेंगे, फिर JVM नीचे एक को ऐड x कहेगी, किसी को ऐड y कहेगी, किसी को ऐड z कहेगी। ठीक है, तो आपकी जो API है वो कौन सी है, JVM है। आप JVM के साथ बात करेंगे। ठीक है, तो आसानी क्या होगी, कल को अगर नीचे कोई चीज चेंज होती भी है तो हमारा उसको हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, JVM को फर्क पड़ता है, तो वो जावा वाले जाने और उनका काम जाने। ठीक है जी, समझ आ रही बात की? तो हमें कोड को रन करने के लिए JVM चाहिए होगी। ठीक है, और कोड को कंपाइल करने के लिए JDK चाहिए होगी। ठीक है, तो हम चूंकि यहाँ पे कंपाइलेशन भी देखेंगे साथ, तो हम लोगों ने इंस्टॉल करनी है JDK। ठीक है, JDK आपको कहाँ से मिलेगी, आप अगर विंडोज पे हैं किसी वजह से तो आप लोग oracle.com के ऊपर जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जावा डाउनलोड पे सर्च कर लें, आपको JDK बड़े आराम से मिल जाएगी। या अगर आप लिनक्स पे हैं या लिनक्स के किसी फ्लेवर पे हैं तो आप sudo apt get install openjdk 8-JDK, ये पैकेज का नाम है पूरा। ठीक है, OpenJDK Oracle, ये वैसे बाय द वे जावा जो है पहले सन वालों के पास ही, सन माइक्रो सिस्टम्स, अब Oracle ने खरीद लिया था, पूरा सन खरीद लिया था उन्होंने, सूरज सन नहीं, सन माइक्रो सिस्टम्स पूरी कंपनी उन्होंने खरीद ली थी, तो अब Oracle वालों के पास है। ठीक है, और जब से खरीदी है बेड़ा गर्क उसका हो गया, लेकिन बहरहाल वो एक अलग बात है। तो Oracle से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या ये OpenJDK जो है दिस इज ओपन सोर्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स वही फॉलो करते हैं लेकिन किसी और बंदे ने इंप्लीमेंट की हुई है। ठीक है, ओपन कम्युनिटी से इंप्लीमेंटेड, तो लिनक्स के ऊपर ये ज्यादा बेहतर काम करती है। ठीक है, फॉर आवर पर्पसेस दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, बहुत सारा, तो इसके अंदर अपनी JVM भी आ जाएगी और JDK भी आ जाएगी। अगर आप JDK इंस्टॉल करेंगे तो JDK भी आ गई, JVM भी आ गई। आपका यूजर जब इसको इस्तेमाल करना चाहेगा सॉफ्टवेयर को, तो वो सिर्फ JVM इंस्टॉल करेगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, कहानी थोड़ी सी शुरू में, उसके बाद फिर खैर कोड शुरू करते हैं। अच्छा, IDE के साथ क्या करें, IDEs जावा की बहुत ज्यादा अच्छी IDEs अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं अगेन
एक सिंपल एडिटर के ऊपर हम काम करेंगे ताकि हमें ज़रा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है, कि काम करते किस तरीके से। ठीक हो गया जी। मैंने भी जब खुद सीखी थी तो हमें बिल्कुल सिंपल एडिटर के ऊपर किया था और बाद में पता चला कि उससे बहुत ज़्यादा फायदा है। जैसे क्लास में भी आप लोगों को बताया आईडी से थोड़े से नुकसान होते हैं, तो हम शुरू में क्या करेंगे कि सिंपल एटम एडिटर इस्तेमाल करेंगे और टर्मिनल के ऊपर हम कंपाइलेशन हाथ से करेंगे। ठीक हो गया जी। तो यही काम आप विंडोज़ में भी कर सकते हैं और यही काम आप लिनक्स में भी कर सकते हैं, मैक में भी कर सकते हैं, जिधर आप करना चाहें, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थोड़ा सा फाउंडेशन की तरफ आते हैं कि अब जावा को हमने एक्चुअल लैंग्वेज को देखते हैं, फिर उसके बाद कोड को भी रन करते हैं सिंपल सा, ठीक है, बल्कि सारे कोड ही हमने रन करने हैं। तो रिकॉल करें स्ट्रक्ट को। स्ट्रक्ट हमारे पास क्या चीज़ थी कि हमारे पास हमने एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट बनाया था, उसके अंदर हमने यहाँ पे वहाँ पे हमने इंट लिया था, लेकिन मैंने कहा कि लेट्स से दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, तो स्ट्रिंग रोल नंबर और फ्लोट मार्क्स। ये क्या चीज़ है? दिस इज नाउ अ न्यू डाटा टाइप। हमने एक नई डाटा टाइप बना दी ना, अब इसके वेरिएबल्स हम बना सकते हैं, ठीक है। कैसे हम बना सकते हैं? हम कहते हैं स्टूडेंट S1, तो इससे हमारे पास एक नया एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास आ गई कि अब बजाय इसके कि हम कहें कि स्टूडेंट जो है वो क्या होता है, रोल नंबर होता है और मार्क्स होते हैं, हम कहेंगे कि हम स्टूडेंट के साथ ही बात कर रहे हैं। तो हमें याद रखना आसान होता है कि हाँ भाई स्टूडेंट, उसके अंदर क्या क्या चीजें थी वो जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे। बात समझ आ रही है जी? तो स्ट्रक्ट इस वजह से हमने इस्तेमाल किया था कि वो एक नई एब्स्ट्रैक्शन हमें मिल गई। अब हम जो भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखना चाहेंगे उसके लिए हमें याद रखने की सिर्फ जरूरत क्या है कि हमारे वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, स्टूडेंट, ठीक है, और स्टूडेंट के ऊपर हम काम करेंगे। तो ये जो दो चीजें अभी हमने यहाँ पे रखी है, दीज आर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसके अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं है। स्टूडेंट को हम कुछ करने का नहीं कह सकते, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट के बारे में मेरे पास ये दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक हो गया जी। अभी हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर अगर कुछ इंटरैक्शंस ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक फंक्शन इसके अंदर, इसी स्ट्रक्ट के अंदर एक फंक्शन ऐड करना चाहूं, वो फंक्शन क्या है? मैं ये कहता हूं कि भाई गेट नंबर असाइनमेंट सबमिटेड, कि स्टूडेंट ने कितनी असाइनमेंट सबमिट की हैं, ठीक है। या मैं ये कहता हूं कि इस स्टूडेंट को आप एनरोल कर दें किसी सब्जेक्ट के अंदर। आसान अल्फाज में अगर हम कोई फंक्शन ऐड करना चाहें इस स्ट्रक्ट के अंदर तो फिर क्या होगा, ठीक है। फंक्शन के अंदर जब आप स्ट्रक्ट ऐड कर देते हैं तो आपके पास दो किस्म की चीजें आ जाती हैं। नंबर एक, इस डाटा टाइप के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है। नंबर दो, इस डाटा टाइप के ऊपर आप किस किस्म की इंटरेक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। तो डाटा और इस डाटा को मैनिपुलेट करने के जो फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, ठीक है, जो तरीकाकार है जिसकी वजह से ये डाटा मैनिपुलेट हो सकता है, इन दोनों चीजों को आप चाहते ही हैं कि एक डब्बे के अंदर बंद कर दें, ठीक है। उससे फायदा क्या होता है कि आपको पता है कि इस किस्म का डब्बा है स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट के बारे में मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो भी इसमें अंदर आ गई, और इसके साथ में जिस किस्म की इंटरेक्शन कर सकता हूं, जो जो काम ये कर सकता है वो भी एक डब्बे के अंदर आ गई, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इनकैप्सुलेशन। कैप्सूल होता है ना आपके पास, कैप्सूल के अंदर जो भी बदबला होती है वो सारे का सारा उस एक कैप्सूल के अंदर बंद हो जाती है, ठीक है। अब आपको डॉक्टर ने कहा कि जाए ये कैप्सूल खाएं, खुदा करे उसके अंदर 10 किस्म की चीजें डाली हो, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है कि हमने एक स्टूडेंट का कैप्सूल बनाया, ठीक है, उसके अंदर स्टूडेंट भी आ गया और स्टूडेंट के ऊपर जो हम इंटरेक्शन कर सकते हैं वो भी बीच में आ गई, ठीक है जी। दोनों चीजें एक जगह पे हमारे पास हो गई, तो अब हम इसको आसानी से पूरे स्टूडेंट को उठा के इधर उधर लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। इंटरेक्शन किस तरह अंदर आएगी? यहाँ पे इसको ये जो फंक्शन है ना, ये प्रोटोटाइप मैंने सिर्फ लिखा है, लेकिन आप ये पूरे फंक्शन की बॉडी उठा के लेट से स्ट्रक्ट के अंदर लिख लें, इस आखिरी ब्रैकेट से पहले लिख लें, ठीक है, वही अभी हम देखना चाह रहे हैं। तो एसेंशियली व्हाट यू गेट इज अ कैप्सूल, ठीक है, एक कॉन्स्ट्रक्ट जिसके अंदर इंफॉर्मेशन भी है और उसके ऊपर उस इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने के हमारे पास मेथड्स भी हैं। दोनों चीजों को जब आप एक जगह पे कर देते हैं तो दैट बिकम्स एन इनकैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। इनकैप्सुलेशन इसको कहते हैं। ये बहुत ज्यादा दफा बार बार सामने आपके आएगी। तो इनकैप्सुलेशन का एसेंशियली मतलब क्या है कि यू हैव पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, रिलेटेड पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड वेज टू मैनिपुलेट दैट, ठीक है। जिस तरह ऑटोग्रेडर में हमारे पास क्या है कि कोर्स है, ठीक है, तो कोर्स का नाम क्या है, कोर्स का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ठीक है, CS101 कोड इसका क्या है, प्लस इसके अंदर ये है कि जी एक इंटरेक्शन है कि एनरोल अ स्टूडेंट। आप लोग जब जाके अपनी वहां पे एनरोलमेंट की देते हैं ना, तो आपको एक फंक्शन कॉल होता है जो कि एक्चुअल कोर्स के अंदर पड़ा हुआ है। वहां पे हम क्या कहते हैं, एनरोल द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या होता है, एनरोल हो जाता है। तो कोर्स के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं ये भी उसी एक डब्बे के अंदर बात है, और नया स्टूडेंट एनरोल कर दो वो भी इसी के अंदर है, ठीक है। तो ये हमने इनकैप्सुलेशन कर दी, ठीक है। इससे हमें क्या फायदा होता है, एब्स्ट्रैक्शन। हमें तो एब्स्ट्रैक्शन की एक किस्म हुई है, हमने सारी फंक्शनैलिटी और इन्फॉर्मेशन को एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया। अब हम उसको इस्तेमाल करेंगे। सर ये डब्बा स्ट्रक्ट के अंदर आएगा? यहाँ पे स्ट्रक्ट है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्ट जो है वो एक किस्म का स्टूडेंट का डब्बा है, ठीक है। जिस तरह फंक्शन एक किस्म का डब्बा है, सिर्फ इंटरेक्शन, तो स्ट्रक्ट क्या है, अब आपके पास इंफॉर्मेशन और इंटरेक्शंस। लेकिन हम करते क्या है कि एसेंशियली जब हम स्ट्रक्ट के अंदर फंक्शंस ऐड कर देते हैं, इंटरेक्शन ऐड कर देते हैं, फिर हम उसको स्ट्रक्चर नहीं कहते, फिर हम उसको कहते हैं क्लास, ठीक है। क्लासेस हमने क्लास में देखी थी, बिल्कुल वो तफसील वहां पे नहीं बताई थी, लेकिन एसेंशियली आपके पास स्ट्रक्ट की ही थोड़ी सी एनहांस फॉर्म क्या है, क्लास है, प्लस उसके अंदर और कुछ चीजें वो भी हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। लेकिन एसेंशियली इससे क्या बन जाती है, आपके पास एक क्लास बन जाती है, ठीक है। अब ये जावा का एक बेसिक हेलो वर्ल्ड कोड है। अब हम इस जगह पे पहुंच गए कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, इसके अंदर कुछ पीसेस में छोड़ूंगा,
ठीक है, जो पीसेस छोड़ूंगा इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर, आज या कल के लेक्चर, बल्कि आज के लेक्चर में ये सारे इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने अब ये एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है सीखने में, कि जो चीज़ मैं कह दूं कि इसको फिलहाल छोड़ दें तो वो आपने छोड़नी है फिर। ठीक है, पहले बताया था कि इंपॉर्टेंट स्किल है कि क्या नहीं सीखना, तो एक दो चीज़ों के ऊपर मैं उंगली रखूंगा कि ये नहीं सीखना, इनको छोड़ दें फिलहाल। ठीक है, तो उनको छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए इंशाल्लाह, आज ही के लेक्चर में इसको पूरा करेंगे, ये पूरा कोड कवर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर किसी चीज़ को मैं कहूँ कि इसको अभी छोड़ दें तो उसको समझेंगे जैसे लिखा हुआ ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज अ स्किल जो कि सीखने की जरूरत है। तो कोड को शुरू से देखना शुरू करें जरा। शुरू में लिखा हुआ है पब्लिक क्लास। ठीक है, क्लास से आपको पता चल गया कि जैसे यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर था वैसे हम क्लास का लफ्ज लिख रहे हैं, तो ये कीवर्ड है। ठीक है, हम बनाना चाह रहे हैं क्लास, जैसे वहां पे स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे थे, अभी हम क्लास एक बनाना चाह रहे हैं। क्लास का नाम क्या है? इंट्रो 01। ठीक, इसका नाम है, मैंने रखा है जी। सबर, जो बोल रहा हूँ वो सुने, जो चीजें छोड़ रहा हूँ उसको फिर बताता हूँ सर। ठीक है जी, तो क्लास हम एक बनाना चाह रहे हैं और ये इंट्रो 1 इसका अपना नाम हो गया। ठीक है, यहां से ब्रैकेट से ये क्लास की बॉडी शुरू हो रही है और यहाँ पे क्लास की बॉडी खत्म हो रही है। अगेन इंडेंटेशन जरूरी नहीं है, लेकिन इंसानियत के दूध में रहेंगे तो इंडेंटेशन करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अंदर अब हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, बताया था ना कि हम क्या करना चाहते हैं, क्लास के अंदर दो चीजें होंगी, इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन एक किस्म की यहाँ पे है, उसका एक स्पेशल नाम है जिसको कहते हैं मेन। ठीक, जिस तरीके से C++ में आपके पास जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू करता था तो कौन से फंक्शन को कॉल करता था? मेन को। इसी तरीके से यहां पे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू करेगा तो मेन को कॉल करेगा। ठीक, मेन इस तरह से यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे वॉइड इस तरह से लिखा हुआ है क्योंकि ये मेन फंक्शन कोई चीज रिटर्न नहीं करता। सी में आपको बताया था कि वहां पे इंट करना जरूरी है क्योंकि फंक्शन कुछ इंट रिटर्न करेगा। जावा के अंदर आपका जो मेन फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं कर सकता। ठीक, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या है? हमेशा वॉइड लिखेंगे, इसको इसी तरह लिखेंगे, वॉइड। ठीक हो गया जी, मेन हमेशा वर्ड के साथ आएगा, मेन वॉइड मेन होगा यहाँ पे हमेशा, पब्लिक स्टैटिक आ रहे हैं उसी तरह। ठीक है, अच्छा, ये अब आपके पास ये मेन जो है आपसे एक आर्गुमेंट लेता है। अगेन इस आर्गुमेंट को फिलहाल छोड़ दें, इतना आपको पता चल रहा है कि दिस इज अ स्ट्रिंग एरे। एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, वही सिंटेक्स है। ठीक है, ये इसका नाम है और इसकी डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग विद अ कैपिटल एस। जावा में कैपिटल एस से स्ट्रिंग होती है, सी में स्मॉल एस से, यहाँ पे कैपिटल एस से। ठीक है जी, उसकी अपनी एक वजह है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। तो ये मेन आपसे एक स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट के तौर पे लेता है, वो क्या होते हैं बाद में देखेंगे। ठीक, यहां पे हम क्या करना चाह रहे हैं? हेलो वर्ल्ड को आउटपुट करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं आपको कुछ भी ना बताऊं तो आपको इतना पता चल गया कि ये पूरा फंक्शन जो है ये क्या करता है? कंसोल के ऊपर आउटपुट करता है। ठीक है, system.out.println, प्रिंट से तो आपको पता चल गया कि प्रिंट कर रहा है। ln इज फॉर लाइन, लाइन प्रिंट करो। क्या लाइन प्रिंट करो? ये चीज। system.out को फिलहाल खैर छोड़ दें, अलग अलग लिखेंगे फिर। ठीक है, स्लैश एन कर सकते हैं, स्लैश एन इज वेरी वैलिड। ठीक है, स्लैश एन हर लैंग्वेज में काम करता है, वो ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि लैंग्वेज स्पेसिफिक हो। नहीं, कोई मसला नहीं प्रिंट एलन। ठीक है जी, अच्छा, स्ट्रिंग इज इन अ डबल कोट। ठीक है, जिस तरह C++ में था, स्ट्रिंग इज इन अ डबल कोट, सिंगल कोट कैरेक्टर के लिए। ठीक है, वही C++ वाली बात। किसको? जी जी जी, वो एग्जैक्टली वही तरीका। ठीक है, वो तकरीबन हर लैंग्वेज में, कुछ लैंग्वेज के अलावा। जी 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 जी, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, फंक्शन कॉल इज थ्रू पैरेंथेसिस। ठीक हो गया। अच्छा, अभी जरा वापस आ जाए। हमने कहा पब्लिक। पब्लिक का मतलब ये है, इन शॉर्ट बता रहा हूं आपको, पब्लिक का मतलब ये है कि हम जिस डब्बे के अंदर बैठे हुए हैं, जिस भी डब्बे के अंदर है, पब्लिक इन जनरल, कि इस डब्बे के बाहर से भी मैं नजर आ सकता हूं। इट्स अ पब्लिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, पब्लिक प्लेस हम किसको कहते हैं? जहां पे हर कोई आ सकता है। तो पब्लिक क्लास क्या है? जिसको हर कोई देख सकता है। ठीक है, पब्लिक फंक्शन क्या है? जिसको क्लास के बाहर से भी देखा जा सकता है। समझिए बात की, इस क्लास के बाहर से ये मेन फंक्शन नजर आएगा, कॉल हो सकता है। नजर आएगा का मतलब ये कि आप इसको कॉल कर सकते हैं। जी जी जी, इसमें कोई इंपोर्ट लाइब्रेरीज आ रहे हैं, बाद में आएंगे उसकी तरफ। ठीक है, ये जरा ख्याल करें कि यहाँ पे जितने चीज कोड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसमें से सवाल पूछें, इधर उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्ट के इक्वल है कि स्ट्रक्ट और ये अलग एसेंशियली, लेकिन स्ट्रक्ट आप नहीं लिख सकते, आपने लिखना क्लास है आप। ठीक है, स्टैटिक क्या होगा? अच्छा, सब आ रहे हैं उसकी तरफ। ठीक है, सर स्ट्रक्ट तो डेटा टाइप को हम डिफाइन करते हैं। जी जी जी, क्लास क्लास से आप नहीं, ये क्लास बना रहे विच अगेन इज अ डाटा टाइप। इंट्रो 1 इज नाउ अ न्यू डाटा टाइप। ठीक है जी, तो अभी जरा इस कोड को पूरा दोबारा देखें। स्टैटिक छोड़ दिया, वो बाद में बताऊंगा। देखें, हम एक पब्लिक क्लास बना रहे हैं जिसका मतलब है कि ये क्लास बाहर से भी नजर आएगी। ठीक है, बाहर किस चीज के बाहर वो अभी हमने बात नहीं की, बाहर से नजर आएगी। हम एक फंक्शन बना रहे हैं मेन, जो कि हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, स्टैटिक को छोड़ दें। और पब्लिक क्या चीज है? ये फंक्शन इस क्लास के बाहर से भी एक्सेसिबल है। ये क्लास के बाहर से क्यों एक्सेसिबल है? क्योंकि इस मेन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल भिजवाएगा एक। ठीक है, तो इसको बाहर से नजर आना जरूरी है। तो बाहर का मतलब क्या है? यहां पे इस दूसरी लाइन में तो बाहर का मतलब है कि क्लास से बाहर। ग्लोबल फ्रेम जी, इनटू वन से वहां से एक्सेसिबल है, ये है वहां पे नहीं, लेकिन एक्सेसिबल वहां से। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, इसको हम 3-4 रन करेंगे। हम मेन
स्टेटमेंट एक्सेस करने में पहले क्लास में जाके फिर मेन आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं बाहर से, ये बाद में दोबारा आ जाएगा, फिलहाल यहाँ पे इसको रखें कि ये बाहर से एक्सेसिबल है, ठीक है जी। और हम क्या करना चाह रहे हैं, आउटपुट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको हम कंपाइल करेंगे किस तरीके से, ये हमने क्लास को पब्लिक बनाया, ठीक है। यहाँ पे जावा के अंदर एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो पब्लिक क्लास है, पब्लिक क्लास intro1 है ना, तो जो क्लास पब्लिक होगी उसकी अपनी फाइल होगी और उस फाइल का नाम होगा एग्जैक्टली ये फाइल का नाम .java। तो इसको हमें एक अलग फाइल में रखना पड़ेगा जिसका नाम होगा intro01.java, जरूरी है ये, ठीक है। आपके पास इस क्लास का क्या नाम है, intro01, ये पब्लिक क्लास है। तो पब्लिक क्लास जब आपने कोई बनाई तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि अपनी फाइल में बैठेगी और उस फाइल का नाम होगा intro01। जैसे हम पाइथन में पूरा कोड लिखते थे मल्टीपल, हाँ सब कुछ, यहाँ पे आपको इसको अपनी फाइल में डालना पड़ेगा, अलग फाइल में डालना पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट है बस। कॉल किस तरह करेंगे? वो कॉल आते हैं उसी तरह, तो सर फोल्डर एक ही हो गया फिर मल्टीपल फोल्डर डिफरेंट फोल्डर्स, वो भी अगेन बाद में आ जाएगा जी। अलग फाइल मतलब अभी करते हैं फिर पता चलेगा, ठीक है। intro01.java के नाम से एक फाइल बनाएंगे, ये कोड उसमें डालेंगे। अगर आप उसको intro001 कर देंगे तो जावा खफा होता है, काम नहीं करेगा। सिस्टम आउट ये कीवर्ड है, काइंड ऑफ फंक्शन कॉल है कि, ठीक है। ये फिलहाल आप इसको इसी तरह लिखें, system.out.println, बाद में जाके पता चल जाएगा। ये उन चीजों में शामिल है कि जो कि जावा में आपको एतबार करना पड़ता है कि इसका कोई मतलब है, और बहुत बाद में जाके, जिसको हम एडवांस जावा कहते हैं, उसमें जाके फिर ये बहस होती है कि system.out क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन बहरहाल पूरा system.out.println बस इसी तरीके से हम लिखते हैं, कैपिटल एस, बाकी सारी चीज़ें छोटी, और हम आउटपुट इस तरीके से करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका तरीकाकार क्या है, ये पहले थोड़ा सा ब्रीफ बता चुका, अभी इसको देखें कि हमने एक .java फाइल ली जो कि सोर्स होगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे अब क्या है, intro01.java, इसको हमने कंपाइल करके बनाया बाइट कोड, ठीक है। बाइट कोड क्या है, जो कि JVM के ऊपर रन होगा। बाइट कोड बनता है .class की फाइल में, तो इससे क्लास फाइल बनेगी intro01.class, ठीक। ये क्लास फाइल जो है जाके रन होगी JVM के ऊपर, और JVM जो है वो एग्जीक्यूशन करवाएगा किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो JVM आपके पास तैयार आएगा, आपने नहीं बनाना, आप अपना सोर्स कोड लिखेंगे और उसको कंपाइल करके बाइट कोड बनाएंगे। जब ये बाइट कोड जावा का बन गया तो वो हर JVM के ऊपर काम करेगा, चाहे JVM जहां पे भी है, ठीक है। ये शुरू में जो बात करेंगे, बाइट कोड क्या है? सोर्स कोड आपका सोर्स है जो कि अभी हमने लिखा, ये हमारा सोर्स कोड है, ठीक है। इसको हम कंपाइल करेंगे तो एक एग्जीक्यूटेबल बन जाएगा, विच विल बी बाइट कोड, नॉट मशीन कोड। मशीन डायरेक्ट इसको रन नहीं कर सकती जिस तरह C++ में होता है पूरा कोड कंपाइल जी, मशीन कोड बनता है, यहाँ पे बाइट कोड बनता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको कंपाइल करने का तरीकाकार हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कमांड है जावा सी। जब आप JDK इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अगर नहीं आएगी तो वो एक अलग बहस है कि ये कहाँ से आ जाएगी, लेकिन बहरहाल JDK इंस्टॉल करने के बाद ये आ जानी चाहिए, सही है। आप लिखेंगे जावा सी और आगे आप अपनी फाइल का नाम देंगे। इसका नाम intro01.java क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक पब्लिक क्लास है जिसका नाम है intro01, तो इसका नाम intro01.java होना जरूरी है, ठीक। आपने इसको कंपाइल किया जावा सी intro01.java, अगर कोई सिंटेक्स एरर नहीं है तो आपके पास ये कंपाइल हो जाएगा और एक क्लास बन जाएगी intro01.class। यही नाम जो कि क्लास का नाम था, डॉट क्लास करके एक क्लास बन जाएगी, ठीक हो गया। फिर आप इसको रन करेंगे तो आप कहेंगे जावा, अब यहाँ पे सी नहीं है, जावा सी वॉज फॉर जावा कंपाइलर, ठीक है। और यहाँ पे आप कहेंगे जावा, तो अब ये JVM को आप कह रहे हैं कि रन करो किस क्लास को, intro01 को, ठीक है। तो ये उसको क्या कर देगा, रन कर देगा, फिर intro01.class बनी कोई नई फाइल बनेगी, बिल्कुल वो कंपाइलर खुद बना देगा। JVM हमारा इंटरफेस कह सकते हैं आप, लेकिन दिस इज एसेंशियली द वर्चुअल मशीन विच इज गोइंग टू एग्जीक्यूट योर कोड, ठीक है। ये खैर है, ये वीडियो में है, दोबारा देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो बनाएं, आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे एनवायरनमेंट के अंदर आता है। जी। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट उसके अंदर ही आती है। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में वर्चुअल मशीन होती है, प्लस और चीज़ें होती हैं। JRE आप लोग इंस्टॉल करते हैं ना, उसमें SDK कहीं भी वगैरह सब आ जाता है। SDK नहीं आता JRE में। रन टाइम एनवायरनमेंट इज जस्ट दिस पोर्शन, ठीक है। और JDK जब आप इंस्टॉल करते हैं उसमें ये भी आ जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट किट यूजर्स डेवलपर्स के लिए और रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर द यूजर्स, ठीक है। रन टाइम के ऊपर जो एनवायरनमेंट चाहिए होती है, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आपने कंपाइल कर लिया, इसको रन करने के लिए आप लिखेंगे जावा intro01, ठीक। तो यहाँ तक हमारी स्लाइड्स खत्म, अब कोड क्यों बनाते हैं, ठीक है जी। तो किधर है हमारा कोड, ये रहा, ऑलराइट, ये हमारा कोड है, ठीक है। ये नजर आ रहा है सबको, मसला तो नहीं है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक पब्लिक क्लास है intro01, हमने कहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये ब्ला ब्ला ब्ला, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट, ठीक है। पहले इसको सिर्फ रन करके देखते हैं, जावा सी intro01.java, ठीक। तो ये क्या करेगा, इसको कंपाइल कर देगा। अगर कोई एरर्स वगैरह नहीं है, वार्निंग्स वगैरह नहीं है, तो देयर इज नो आउटपुट, ठीक है। सो नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, सही है जी। अच्छा, अब आप कहते हैं जावा intro01, ठीक है। डॉट क्लास इसके आगे नहीं लिखना, बनाई उसने डॉट क्लास है, लेकिन आप जावा वर्चुअल मशीन को क्या कह रहे हैं कि intro01 क्लास को रन कर दो। वो क्लास को ही रन करता है, इस वजह से क्लास लिखनी आगे जरूरी नहीं है, ठीक है। समझिए बात की। तो आपने कहा intro01 को रन करो। अब इस वजह से हमने उस क्लास को पब्लिक बनाया था ताकि बाद से हम उसको कॉल कर सकें। इस वजह से मेन के फंक्शन को हमने पब्लिक बनाया था ताकि यहां से उसको कॉल भिजवाई जा सके। अगर वो पब्लिक ना होता तो हम उसको कॉल नहीं भिजवा सकते थे, क्योंकि बाहर से वो नजर ही ना आता, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने इसको जब रन किया तो हमें क्या आउटपुट करता है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो दिस इज एसेंशियली योर बेसिक हेलो वर्ल्ड। सही हो गया? सर जैसे हम मेन के अंदर एक बाकी जो फंक्शन कहते हैं सफाई के लिए उसके अंदर नाम करो सारा। जी जी जी, वो करते हैं अभी और चीज़ें इसके अंदर बनाते हैं और नहीं बनाते हैं। ठीक है, यू कैन कॉल इट, अगर थोड़ी देर में आ जाता है, चले। जी 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 जी, फिलहाल यहाँ तक इसको इतना रखें कि ये क्लास के अंदर बैठा हुआ है ना, तो बाहर वालों को भी पता है कि ये अंदर बैठा हुआ है। अगर ये पब्लिक ना होता तो बाहर वालों को पता ही नहीं चलता कि मेन नामी कोई फंक्शन एग्जिस्ट भी करता है इस क्लास के अंदर। पब्लिक के अलावा क्या आते हैं उसकी तरफ आते हैं, थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है जी, ये शामिल है हमारे इंशाल्लाह कंटेंट में। अच्छा, अब ये जो चीज़ एक रह गई थी इसको अभी हम कवर करते हैं। स्टैटिक थोड़ी देर बाद आएगा लेकिन इसको कवर करते हैं। ये क्या है, दिस इज एन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो अरे ऑफ स्ट्रिंग्स के अंदर कितनी होंगी, मल्टीपल स्ट्रिंग्स होंगी ना, तो वो स्ट्रिंग्स कहाँ से आएंगी, वो यहाँ से आएंगी। देखें, हम कहते हैं जावा इंट्रो 0, पहले यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लूँ, मैं इसको कहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड को भी आउटपुट करो और साथ साथ किसको आउटपुट करो कि ARGS के अंदर जो 0th एलिमेंट है इसको भी आउटपुट करो। ठीक, तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके पास, ये जो अरे है इसके अंदर एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं, यहाँ पे जो हम कमांड लाइन पे जब एग्जीक्यूशन करते हैं तो हम इसको कहते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे पहली बात करते हैं जावा इंट्रो 01 और फिर हम इसको कहते हैं टेस्ट। तो ये टेस्ट कहाँ जाएगा, इस अरे के 0th एलिमेंट में। ठीक, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं टेस्ट2 तो ये कहाँ जाएगा, उस अरे के एलिमेंट 1 में। ठीक है, तो ये अरेज जो आपके पास बनता है, ये अरे कहाँ से बनता है, जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे इसको भिजवाए जाते हैं, स्पेसेस से डिफरेंशिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे args1 में 0 में क्या चीज आएगी, टेस्ट 1 में क्या चीज आएगी, टेस्ट2। ठीक है जी, सही है। तो ये इस वजह से इसका नाम है आर्ग्स, आर्ग्यूमेंट्स, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इन चीजों को कहा जाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ये हर जगह पे होती है। आप लोग अगर अपना C++ वाला फिबोनाची वाला कोड खोल के देखें, या इवन पहली जो आप लोगों को दी थी, क्या दिया था, फैक्टोरियल दिया था, क्या दिया था, हेलो वर्ल्ड के बाद फिबोनाची दिया था। तो फिबोनाची खोल के देखें तो उसके अंदर बाकायदा कमांड लाइन के आर्ग्यूमेंट्स वहां पे रिसीव किए गए हैं, क्योंकि पाइथन से हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के जरिए से, तो ये हर लैंग्वेज में होती है। ठीक है, पाइथन में भी होती है, सी में भी होती है, जावा में भी है। जी जी, वो सब कुछ पीछे से कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से आ रहा था, फिर उसको हम प्रोसेस कर रहे थे एसेंशियली। जी जी जी, एग्जैक्टली। ठीक है, ये टेस्ट और टेस्ट2 ये जाएंगे उस स्ट्रिंग एरे के अंदर। अभी उस स्ट्रिंग एरे की लेंथ कितनी होगी, 2, क्योंकि हमने कितने भेजे, 2, और कौन सी पोजीशन पे, 0 और 1 पे। अगर हम मल्टीपल चाहिए हम 0 को किसी लूप पर डाल देंगे फिर राइट। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये करने के लिए अभी मुझे इसको मसला क्या है कि अब मुझे इसको दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने ऊपर कोड चेंज किया ना, तो मैं इसको दोबारा कंपाइल करूंगा डेफिनेटली। ठीक हो गया, अब मैं इसको कहता हूं टेस्ट। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड और टेस्ट इसने आउटपुट किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 कर दूं तो ये 1 2 3 आउटपुट करेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बताने का मतलब है कि ये स्ट्रिंग ARGS क्या चीज है, ये जरूरी है। C++ में ऑप्शन है, अगर आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करें ठीक है, ना करें खैर है। यहाँ पे आप लोगों ने जावा के अंदर ये देखें, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें जरूरी हैं। एक क्लास बनाना जरूरी है, क्योंकि जावा की एग्जीक्यूशन हमेशा क्लासेस के अंदर होती है। ठीक है, तो क्लास बनाना जरूरी, इसका नाम आप कोई भी दे सकते हैं। इस क्लास को पब्लिक करना जरूरी, क्योंकि पब्लिक क्लास के जरिए से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। इसके अंदर एक मेन का होना जरूरी, क्योंकि मेन फंक्शन जो है बाहर से कॉल किया जाएगा, तो नाम में इसका मेन होना जरूरी। इसका जो विजिबिलिटी है, फिलहाल इस तरह कह लें, उसको पब्लिक होना जरूरी। ये वॉइड इसको रिटर्न करना जरूरी है, आप इंटर रिटर्न नहीं कर सकते। यहाँ पे एक स्ट्रिंग के नाम से आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करना जरूरी। ये ARGS का नाम आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप X कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स आपने रिसीव करना है। ठीक, ये जावा की जो मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसके अंदर होना जरूरी है। ARGS कीवर्ड नहीं है, ये आप कुछ भी दे सकते हैं। कोई कैरेक्टर या नंबर हो तो फिर उसके लिए आप यहाँ पे मैं यही बता रहा हूं कि ये चीजें आपने स्ट्रिंग अरे ही रिसीव करना है, आप इंटीजर अरे नहीं रिसीव कर सकते, आपने स्ट्रिंग अरे ही रिसीव करना है, ये बस रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहां से जो भी चीज आएगी दैट विल बी अ स्ट्रिंग। सारा प्रोग्राम हमारा अरेज पे चलेगा, सारा नहीं चलेगा, आगे बढ़ाते हैं इसको। ये सिर्फ ये कि कमांड लाइन से आप जो चीज ले रहे हैं, ठीक है, बस सिर्फ कमांड लाइन हम जैसे पाइथन में कहते हैं ना फंक्शंस डिफाइन करते हैं डिफरेंट करते हैं, आते हैं उसकी तरफ, फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात सही होगी। और फंक्शन की बॉडी में फिर आप जो लिखना चाहते हैं लिखें। तो ये जो पोर्शन है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जरूरी है। ठीक है, ये स्टैटिक रह गया, अगेन ये बाद में आएगा। ठीक है, स्टैटिक करना भी इसको जरूरी है, लेकिन बाद में आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है जी? अच्छा चल, ये आपको जो पहला आर्ग्यूमेंट है ना वो जाएगा arg0 में, स्पेस करके जो दूसरा आर्ग्यूमेंट जाएंगे वो जाएगा arg1 में, लेकिन arg1 में। नहीं होगा इधर। हाँ अभी कर देते हैं प्रिंट, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, इसको मैंने दोबारा कंपाइल कर लिया, अब मैं args1 भी प्रिंट कर रहा हूँ। सही, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 एंड लाइन इसका खुद होता है जी, एंड लाइन खुद हो रहा है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। और वैसे अगर पीछे से नजर नहीं आ रहा तो कहीं यहाँ पे आके बैठें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस कम है।
मैं ज़्यादा ऊपर नहीं कर सकता इसको, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एक एनिमल की हम क्लास बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम मैंने यहाँ पे 0203 जो आप लोगों को नजर आ रहा है इसलिए ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कौन सा सीक्वेंस में करवाना है, ठीक है। आप लोग जब खुद कोड करेंगे तो 0203 लिखना ऑब्वियसली जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम जो है एनिमल 02 मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये क्लास है, क्यों पब्लिक है? क्योंकि ये मेन हमारी क्लास है, इसके जरिए से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, सही। अब इंट्रो 01 खत्म हो गया, ठीक है। इसके साथ हमारा कोई काम नहीं, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, सही। तो हमने क्लास बनाई एनिमल 02, सही। इसके अंदर हम लोगों ने जिस तरह स्ट्रक्ट के अंदर लिखा था इंट लेग्स इज इक्वल टू 4 हमने कर दिया। स्ट्रक्ट में हम क्या कर सकते थे, हम कोई एक इंटीजर बना सकते थे ना, तो क्लास के अंदर भी हम बना सकते हैं। मैंने कहा कि इसकी लेग्स कितनी है, 4 है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने कहा ना क्लासेस के अंदर कितनी चीजें होंगी, 2 चीजें। एक होगी हमारे पास पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन और एक होगी इंटरेक्शन। तो इंफॉर्मेशन वालों को कहा जाता है, जो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं उनको हम कहते हैं क्लास के मेंबर्स, इसका नाम है क्लास मेंबर्स, ठीक है। और जो इंटरेक्शंस होगी उनको कहा जाता है मेथड्स, जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस जो भी क्लास के अंदर फंक्शंस है। जैसे पहले हमने एक मेन बनाया था, उसको हम कहते हैं कि ये मेथड है। लफ्ज फंक्शन हम नहीं इस्तेमाल करते, हम कहते हैं ये क्लास का मेथड है। टर्मिनोलॉजी का फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। इंफॉर्मेशन उनको कहते हैं क्लास मेंबर्स, ठीक है। आप लोगों को ये नजर नहीं आ रहा होगा, मैंने जानबूझ के लाइट किया हुआ है, ठीक है। कमेंट्स को मत देखें, ठीक है। कमेंट्स मैंने जानबूझ के लाइट किए हुए हैं क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता मैं खोलूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को जब कोड मिलेगा तो फिर उस वक्त आप कमेंट्स को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बाकी बहुत सारी बदबलाई इसके अंदर हमने जाके किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये लिखना जरूरी था। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिंपली एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया कि जी मेन फंक्शन वाज कॉल्ड, ठीक है। ये सिर्फ आउटपुट हम करें ताकि हमें पता चले कि हो क्या रहा है, ठीक है, किस टाइम पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये आउटपुट हमने इस वजह से लगाया यहाँ पे। फिर हमने क्या कहा, हमने एनिमल 02 का एक, इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, हमने क्या कहा कि एक नया वेरिएबल बनाओ ए, जिसकी डाटा टाइप क्या होगी, एनिमल 02, ठीक। जिस तरह स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 हमने किया था, हमने कहा एनिमल ए, ठीक है जी। हमने ऊपर जो क्लास बनाई है, जिस क्लास के अंदर हम लगे हुए हैं, उस क्लास की तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो क्लास हमने ऊपर बनाई है एनिमल 02, इसके अंदर हम बैठे हुए हैं और इसके अंदर हमने क्या कहा, इसी क्लास के अंदर भी आप उसका इंस्टेंस बना सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। हमने क्या कहा, एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम है ए और उसकी डाटा टाइप क्या होगी, एनिमल, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने कहा था कि स्टूडेंट S1 और S1 डॉट मार्क्स हमने किया था, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ए डॉट ऊपर हमने क्या बनाया, लेग्स, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, हम इसको ये कह रहे हैं कि भाई ये जो आपके पास डाटा टाइप तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इस डाटा टाइप के अगेंस्ट अब हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है। जब आप कहते हैं ना कि इंट x, तो x आपके पास एक एलोकेट हो जाती है जगह, ठीक है, और उसके अंदर आप क्या डालते हैं, लेट्स से 2, तो 2 पहले से बनाया पड़ा हुआ है, इसलिए आप उसके अंदर 2 डाल सकते हैं। जब आप स्ट्रक्ट S1 कहते हैं तो एक स्ट्रक्चर आपके लिए ऑटोमेटिकली बना दिया जाता है और वो चला जाता है जिस भी जगह पे S1 एलोकेट किया गया है। जब आप क्लास का एनिमल ए लिखते हैं, एनिमल 02 ए जब आपने लिखा तो आपको एक जगह एलोकेट कर दी गई है, लेकिन उसके अंदर अभी तक किसी चीज का एड्रेस नहीं है। तो आप इसको कहेंगे कि जाओ पहले एक एनिमल बनाओ, ठीक है। एनिमल बनाओ हम किस तरीके से कहेंगे, न्यू एनिमल 02 ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है। ये सिंटेक्स है, फिलहाल इसको सिर्फ सिंटेक्स के तौर पे रखें, इसको हम आगे खोलेंगे कि इसकी तफसील क्या है। न्यू का क्या मतलब है कि भाई नया एनिमल बनाओ, ठीक। एनिमल इसको कैसे पता चला, मैंने आप इसको बताया कि क्या चीज नहीं बनाओ, न्यू एनिमल 02। इसका मतलब है कि जाओ जाके एनिमल का ब्लूप्रिंट देखो कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या इंटरेक्शंस होती हैं, मेंबर्स और मेथड्स दोनों चीजें लो, मेमोरी में जगह एलोकेट करो, सारा मेमोरी में वो बन जाएगा, किसी एड्रेस में बनेगा, ठीक। वो एड्रेस वापस आएगा और वो कहां चला जाएगा, इस ए के अंदर। तो अब ए के अंदर क्या चीज पड़ी हुई है, एड्रेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो कि वहां पे पड़ा हुआ है। समझ आई बात की, ठीक है। तो जो आप लोगों को C++ में बताया था, जावा के बारे में मशहूर है कि इसके अंदर पॉइंटर्स नहीं होते, फाइन वी एक्सेप्ट, पॉइंटर्स नहीं होते, लेकिन एड्रेस फिर भी चीज का पड़ा हुआ है। अब आप इसको पॉइंटर ना कहें तो ना कहें। ऑब्जेक्ट है, ये जो आपने न्यू एनिमल 02 बनाया, गौर से समझे अच्छा इस बात को, ये इससे क्या हुआ कि एक मेमोरी में किसी जगह पे एक ऑब्जेक्ट बन गया। दिस न्यू एनिमल 02 से एक ऑब्जेक्ट बना है, वो कहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। उसका अपना कोई नाम नहीं है। हमें एड्रेस न्यू ने वापस क्या भिजवाया, हमें वापस न्यू ने क्या भिजवाया, एड्रेस। एड्रेस हमने किस चीज में डाला, इस ए में। तो इस ए को कहा जाता है दिस इज ए रेफरेंस वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एड्रेस है वेरिएबल, और इसके अंदर पड़ा क्या हुआ है, रेफरेंस, एड्रेस, ठीक है। बात वही है, पॉइंटर बन गया है ये एक किस्म का पॉइंटर ही, लेकिन हम इसको पॉइंटर कहते नहीं, हम इसको कहते हैं दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि पॉइंटर को आप विली नीली इधर उधर पॉइंट कर सकते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट रेफरेंस के अंदर आपको कहीं से एड्रेस आता है और उसके अंदर आप रेफरेंस वेरिएबल के अंदर कहीं से एड्रेस आता है, वैलिड एड्रेस होता है, वो आप डालते हैं इसके अंदर। सर एनिमल 02 हमारी बेसिकली एक क्लास थी ना, जी जी जी। तो क्लास एक डाटा टाइप है, तो क्लास से अब एक इंस्टेंस बन गया, जिस तरह इंटीजर एक क्लास ऑफ नंबर्स है, तो उसके अंदर 2 जो है एक इंस्टेंस है। तो इस तरीके से ये जो है एक इंस्टेंस इसको कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं। नाउ दिस थिंग ओवर हियर इज एन एनिमल 02,
ठीक है, मैं आगे सारी डिस्कशन में 02 02 और 034 नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद समझ जाए। ठीक है, तो नाउ दिस होल थिंग इज एन एनिमल। ठीक है, और इसका जो एड्रेस है वो हमने कहां डाला हुआ है, इस ए के अंदर। तो ये ए खुद एनिमल नहीं है, ठीक है, ये ए एनिमल नहीं है, लेकिन ये जिस चीज का एड्रेस अपने अंदर रखा हुआ है वो क्या चीज है, वो एक एनिमल है। पॉइंटर का लफ्ज मत इस्तेमाल करें, आप इसको कहें दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, या इन जनरली है ये ऑब्जेक्ट, लेकिन इसको भी हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं कि ए इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट। सर ये न्यू है, ये कीवर्ड है जो एड्रेस, ये न्यू कीवर्ड है, ये न्यू कीवर्ड है। ये बेसिकली कहता है कि जाओ इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ और मुझे एड्रेस वापस भेजो। जब वो एड्रेस वापस आएगा तो वो कहां चला जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से ए के अंदर। ठीक है जी, सही है, कोई मसला तो नहीं है। और एनिमल 02 डेटा टाइप है। एनिमल 02 इसकी डाटा टाइप है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स इस तरीके से होगा कि एनिमल 02 ए इज इक्वल टू न्यू एनिमल 02 ब्रैकेट ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट ब्रैकेट भी थोड़ी देर में आ जाएगा कि ये हमने यहाँ पे क्यों लगाया है। ठीक है, स्ट्रक्ट में हमने नहीं लगाया था, यहाँ पे हमने लगाया। ठीक है, स्ट्रक्ट में न्यू भी नहीं था। सर इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन होगी? अभी इसके अंदर लेग्स इक्वल टू 4 तो पड़ा होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो लेग्स इक्वल टू 4 तो था ना हमारे पास, वो तो बन गया, कॉपी करता है बेसिकली। वो वहां पे कॉपी हो गया। ठीक है, इसकी भी तफसील थोड़ी सी देर में आ रही है। सही हो गया जी। अभी हम इसको क्या कहते हैं कि आउटपुट करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लेग्स कोलन ए डॉट लेग्स। तो ए डॉट से वो क्या किया, ये डॉट वही है जो कि हमने वहां पे देखा था। ए किसको पॉइंट कर रहा है, एड्रेस, इस एड्रेस को। ठीक है, वहां पे जाओ, डॉट से वहां पे पहुंच गया और उसके अंदर डॉट लेग्स। ठीक है, तो यहां पे आपको वो एरो लगाने की और स्टार लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे जब आप रेफरेंस वेरिएबल लिखते हैं तो उससे मुराद ये होती है कि एड्रेस पे जाओ, आप डायरेक्ट एड्रेस को एक्सेस नहीं कर सकते। जिस वजह से ये मशहूर है कि जावा के अंदर पॉइंटर्स नहीं है, क्योंकि पॉइंटर वहां पे हमने देखा था ना क्या एड्रेस है, यहां पे हम क्या नहीं देख सकते। जब आप ए लिखेंगे तो उससे मुराद ही वो जगह है, एड्रेस में एड्रेस नहीं मुराद। ठीक है, तो ए डॉट का क्या मतलब है कि फौरन वहां जाओ और उसके अंदर क्या है, लेग्स वाला वेरिएबल मुझे रिटर्न करके दे दो। तो इसको क्या आउटपुट करना चाहिए, और प्लस के अंदर सर वो डबल लेस देन के साइन लगा देते हैं, इसमें प्लस का लिखी सिंटैक्स। जी यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे ये प्लस क्या कर रहा है कि ये आपसे एक ले रहा है स्ट्रिंग, और ए डॉट लेग्स की क्या वैल्यू है, इंटीजर। तो स्ट्रिंग और इंटीजर को आपस में मिला सकता है, कंकैटेनेशन एसेंशियली होगी। जावा का रूल ये है कि अगर स्ट्रिंग के साथ आप कुछ भी लगाने की कोशिश करते हैं ना, वो उसको पहले स्ट्रिंग बनाता है और स्ट्रिंग के साथ मिला देता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ एडिशन सेंस नहीं बनाती कॉमा जावा के हिसाब से। कॉमा नहीं लगा सकते। कॉमन नहीं लगा सकते यहाँ पे। प्रिंट के अंदर आप प्लस प्लस करके, प्रिंट एक स्ट्रिंग आपसे लेता है। ठीक है, माइनर सिंटेक्स का फर्क है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अभी हम इसको रन करते हैं। ठीक है, ये दोनों लाइनें अब मैं एक ही जगह पे लिख रहा हूँ, सिर्फ पहले कंपाइल कर रहे हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे क्या आउटपुट करके दे रहा है, मेन फंक्शन कॉल्ड, ये इसकी वजह से कॉल हुआ, और इस लेग्स की वजह से क्या आउटपुट हो गया, 4। ठीक, सही हो गया जी। अब हम क्या करते हैं कि अब हम जाते हैं और जाके एक क्या करना है, सबसे पहले अभी हम एक नया फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। देखें, ये क्लास एनिमल के अंदर पहले सिर्फ एक मेंबर था, अब मैंने किया कि एक मेथड भी बना लिया। ठीक है, मेथड क्या है, गेट लेग्स। ठीक है, इस गेट लेग्स के फंक्शन को हम कॉल करेंगे उसी तरीके से, ए डॉट गेट लेग्स, वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, जब वो कॉल होगा तो हम फिर क्या करेंगे, यहां से क्या रिटर्न करेंगे, दिस डॉट लेग्स। यहां पे दिस वैसा ही है जैसा हमारे पास पाइथन में सेल्फ था। ठीक है, लेकिन वो ऑब्वियसली अगर याद नहीं होगा तो मैं दोबारा बताता हूं। जिस वक्त आप ये गेट लेग्स के फंक्शन को आपने कॉल किया, गेट लेग्स का फंक्शन यहाँ पे है ना हमारे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना है। ठीक है, हमने कहा एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू एनिमल, तो ये ऑब्जेक्ट बना, हम इसके अंदर हैं, तो इसका अपना एक रेफरेंस फ्रेम होता है। ठीक है, यहाँ पे भी उसको स्कोप ही कहते हैं, जिस तरह C++ में स्कोप कहा जाता है, पाइथन में क्या कहा जाता है, फ्रेम, लोकल और ग्लोबल फ्रेम्स। तो यहाँ पे आपके पास ये स्कोप्स होते हैं। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, जब आप इसके अंदर बैठे हुए हैं, आप किसी भी वेरिएबल का नाम लेते हैं तो वो अगेन वही कोशिश करता है, पहले लोकल फिर ग्लोबल। ठीक है, लेकिन अगर आप दिस डॉट लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि मेरा जो तीसरा एक फ्रेम है, एक ग्लोबल लोकल होता है, एक ग्लोबल होता है, और एक तीसरा फ्रेम होता है इंस्टेंस फ्रेम। तो इंस्टेंस फ्रेम के अंदर ढूंढो जाके। ठीक है, तो ये जो आपके पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसका अपना एक फ्रेम है, एक इस फंक्शन का लोकल फ्रेम है, एक ग्लोबल फ्रेम है जो कि सारी दुनिया का है, जो सबको नजर आ रहा है, और एक इस इंस्टेंस का फ्रेम है जो कि सिर्फ इस इंस्टेंस के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस इंस्टेंस के अंदर जो लेग्स का वेरिएबल है उसकी वैल्यू जाके मुझे रिटर्न करो। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ लेग्स अगर लिखते हैं तो भी काम हो जाता है, लेकिन दिस यहाँ पे इस वजह से लिखा है ताकि आपको पता चले कि मैं इंस्टेंस फ्रेम से लेके आ रहा हूँ। सर दिस का आप बन जाएगा। दिस का मतलब ये है कि भाई दिस की वजह से जाओ इंस्टेंस फ्रेम के अंदर और वहां पे जो लेग्स का वेरिएबल पड़ा हुआ है वो निकालो। तो लोकल फ्रेम मुराद नहीं है, ग्लोबल फ्रेम मुराद नहीं है, इंस्टेंस फ्रेम मुराद है। सर ये फिर ए में जाएगा। जी, ए जो है, ये जो ए हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हम उसको ए कह रहे हैं ना, वो अपने आप को दिस कहता है। जिस तरह पाइथन में ऑब्जेक्ट अपने आप को सेल्फ कहता है, यहाँ पे दिस होता है, और यहाँ पे दिस कहीं पे लिखने की जरूरत भी नहीं है, दिस बस इंप्लाइड है कि दिस हर ऑब्जेक्ट के पास है, हर एक को पता है कि मैं कौन हूँ। वहां पे हमें सेल्फ लिखना पड़ता था, वो एक अलग बहस है। ठीक है जी, तो अभी जब हम इसको, ये हमने फंक्शन बना लिया, अभी हम इसको नीचे से कॉल करते हैं। अगेन हम कॉल किस तरीके से करेंगे, लेग्स फ्रॉम मेथड, मेथड के जरिए से आएगा तो हम कहेंगे ए डॉट लेग्स ब्रैकेट ब्रैकेट। एम्प्टी क्यों है, क्योंकि गेट लेग्स आपसे कोई पैरामीटर नहीं लेता, वो सिमेंटिक्स अपनी जगह पे वैसे के वैसे ही है। ठीक, अभी हम इसको कॉल करेंगे,
तो दोबारा इसको कंपाइल करना पड़ेगा और दोबारा इसको रन करेंगे तो हमारे पास लेग्स 4 और लेग्स फ्रॉम मेथड जो है वो भी 4, ऑब्वियसली क्योंकि दोनों एक ही चीज इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। सही हो गया जी। अच्छा जी, वो हमने लिखा था पब्लिक, उसके साथ स्टैटिक वगैरह क्यों नहीं लिखा, ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया? जी पब्लिक तो हमने लिखा, ठीक है। पब्लिक हमने इस तरह से लिखा कि हम चाहते हैं कि गेट लेग्स जो है इस क्लास के बाहर से भी एक्सेसिबल हो, ठीक है। एसेंशियली ये जो इंस्टेंस है हमारा, इस इंस्टेंस के बाहर से एक्सेसिबल हो, ठीक है। सर जैसे हमने किया था एनिमल 0 टू a इज इक्वल्स टू न्यू एनिमल 0 टू एनिमल 0 a जो था a के अंदर 2 वो कॉपी हो गया था ना, अगर हम a के अंदर जाके चेंज कर देंगे वो उसके अंदर चेंज हो जाएंगे, वो सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, इस इंस्टेंस के अंदर चेंजेस होंगी। ऊपर पे वो सांचा जो पड़ा हुआ है वो तो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी तरफ भी लोकल फ्रेम में क्या फर्क रहा है? लोकल फ्रेम फंक्शन के अंदर होता है, फंक्शन खत्म, लोकल फ्रेम खत्म। इंस्टेंस फ्रेम जब तक इंस्टेंस है तब तक है, ठीक, सही हो गया। अच्छा, इंट हमने क्यों लिखा? क्योंकि गेट लेग्स एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक। हमने स्टैटिक क्यों नहीं लिखा वो थोड़ी देर में आएगा, जब हम स्टैटिक पढ़ेंगे कि स्टैटिक करता क्या तो फिर बताएंगे कि स्टैटिक क्या करता है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी यहां पे हमारे पास एक और फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन का कोई मकसद नहीं है, सिंपली हम इसको यहां से कॉल कर रहे हैं a.construct test। इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इसके अंदर हमारे पास इफ होता है, एग्जैक्टली वही सेमेंटिक्स है जो C++ में थे, वही सिंटेक्स है। अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस हैं तो ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है, ब्रेस ब्रेस। अगर सिंगल लाइन है यू कैन स्किप द ब्रेस, ठीक है। लूप है आपके पास, फॉर का लूप वैसा ही है, वाइल का लूप वैसा ही है, डू वाइल भी लगाना है तो डू वाइल भी वैसा ही है, ठीक है। सब वैसे के वैसे, कोई फर्क नहीं है, सिंटेक्स एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। तो सब कुछ के साथ खत्म, सही हो गया। अच्छा, तो ये अब हमने इसको रन कर लिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने कॉल किए। ऊपर हमने कहा था कि इफ x इज इक्वल टू 5 तो प्रिंट करो कि x इज 5 प्रिंट हो गया। लूप हमने चलाया i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, लूपिंग i तो 0 1 2 इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। एग्जैक्टली द सेम सेमेंटिक्स, कोई फर्क नहीं है, सही हो गया जी। फिर x क्या है, कोई भी वैल्यू? x वैसे ही यहाँ पे मैंने int x इक्वल टू 5 लिया, ठीक। आपको इस फंक्शन से बताना सिर्फ ये मकसद है कि इफ फॉर एक ही जैसे हैं, ठीक है। वेरिएबल्स भी वैसे ही हैं, इंट आगे उसकी वो चीज़, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल देख लिए और हम लोगों ने मेथड्स देख लिए और हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स देख लिए, लूप्स वगैरह, ठीक है। वाइल भी ऐसे ही है। वाइल भी ऐसा ही है, वाइल का एग्जैक्ट वही सिंटेक्स है, ठीक है। वाइल तो पाइथन और सी में फर्क नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वरना एग्जैक्ट सी वाला जो सिंटेक्स है वही वाइल का भी सिंटेक्स है, डू वाइल का भी वही सिंटेक्स है, ठीक है। और कोई अगर किसी को लूप आते हैं तो वो भी वैसे ही सिंटेक्स है। किसमें करवाया आपने? ये रहा जी, a.construct test। a डॉट क्यों लिखा है? क्योंकि a के अंदर बैठा हुआ है ना, वो एक क्लास है हमने, a क्लास है, उसके अंदर ये फंक्शन है। और कंस्ट्रक्टेड टेस्ट जो ये तो नाम है, मैंने कोई भी नाम है जी। कॉन्स्ट्रक्ट्स, ये जो चीज़ें होती है ना जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनसे मिलके बनती है उनको कॉन्स्ट्रक्ट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ए फॉर वाइल और ये सारी चीज़ें मिला के कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, वेरिएबल की डिक्लेरेशन वगैरह वगैरह, ठीक। तो नाम कॉन्स्ट्रक्ट्स है, इसको आप कुछ भी रख सकते हैं, सही हो गया जी। तो दैट इज एसेंशियली जावा, किसा खत्म, ठीक है। जावा खत्म हो गई। अब आगे जो हमने बाकी काम करना है, मेरे पास तकरीबन 10 तक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, रनर 11 तक है हमारे पास। ये बाकी सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जावा की बात खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसेंशियली जावा, बस आपको अगर ये पता है ना कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, अब आगे ये बात है कि भाई ये स्टैटिक क्या चीज़ है, तो वो कॉन्सेप्ट जावा के साथ खास नहीं है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है। आप लोग आगे सीपी पढ़ेंगे ना, तो सीपी में आपको स्टैटिक वहाँ पढ़ाया जाएगा, हालांकि आप लोग जावा नहीं पढ़ रहे, आपको पब्लिक पढ़ाया जाएगा, पब्लिक का जो भाई है दूसरा वो पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग सीपी में पढ़ेंगे, तो वो जावा के साथ खास नहीं है। हाँ, हम चाहते ये हैं कि जावा की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से निकलती है, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की भी बात करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्या मतलब, ये ऑब्जेक्ट बनाया ना हमने, हम जो काम भी करेंगे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे, इसलिए कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये प्रोग्रामिंग। हमारा जो माइंड सेट है वो ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से है, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप, ठीक है, जो कि आपका पूरा कोर्स है आगे, ठीक है। तो आगे जो अब हम काम करना चाह रहे हैं, आगे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, काफी सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन एसेंशियली दोज आर नॉट स्पेसिफिक टू जावा। जावा वाला जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। ये मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि नई लैंग्वेज के अंदर एफर्ट लगता कितना है। कोई नई लैंग्वेज जब सीखनी होती है ना तो इतना एफर्ट लगता है। अब आगे फिर अगर आपको ऊप के कॉन्सेप्ट्स आते होते पहले से, तो मैं आपको हार्डली 15 मिनट के अंदर ये सारा काम करा देता, पूरी जावा। अभी जो हमें टाइम लगेगा वो इस वजह से लगेगा क्योंकि ऊप आप लोगों को अभी नहीं आती। तो जब आप लोग ऊप सीख जाएंगे तो कल को कोई नई लैंग्वेज सीखने में आपके हार्डली यही आधा घंटा 1 घंटे तक लगता है। बात समझ आ रही है जी? ठीक है, ये जावा का सेमिनार कराने की वजह ये थी, मैं क्लास में भी करवा सकता था, लेकिन वैसे ही वो मुझे कोई शौक नहीं है कि मुझे लाद दे के यहाँ से यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला जाए कि वो कहेंगे ये 3 से 4 लैंग्वेज इसने करनी है। तो दैट इज एसेंशियली दी एक्सटेंट कि आपको नई लैंग्वेज सीखने में कितना एफर्ट करना पड़ता है। हेलो वर्ल्ड कैसे रन करता है, ठीक है, उसके वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, कैसे नहीं डिक्लेयर होते, लूप्स की शक्ल कैसी होती है, कंडीशंस की शक्ल कैसी होती है, बस लैंग्वेज खत्म, ठीक है। आगे फिर अब आपके प्रोग्रामिंग के लॉजिक के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आप लोगों का एक बहुत वास्ट एरिया जो है ऊप का, वो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ, इस वजह से हमें टाइम लगेगा। यहाँ तक बात क्लियर है जी? बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे चलूँ थोड़ा सा।
जी पब्लिक का आ रहा है, थोड़ी देर में आ रहा है खैर, ठीक है। अच्छा जी, तो लेट्स ओपन 03 ओके, स्टूडेंट एनिमल के फौरन बाद। अच्छा जी, हम बना रहे हैं एक पब्लिक क्लास स्टूडेंट 03, सही है जी। स्टूडेंट 03 हम बना रहे हैं, क्लास स्टूडेंट है हमारे पास, इसके अंदर एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। हम क्या करते हैं, हम एक स्टूडेंट बना रहे हैं S1 विच इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 03, एक हमने स्टूडेंट बनाया S2 विच इज न्यू स्टूडेंट 03। तो दो स्टूडेंट्स हमने बना लिए, ठीक है। एक्जैक्टली वही चीज है जो कि स्ट्रक्ट में हमने किया था, सिंटेक्स थोड़ा सा फर्क है। ऑब्जेक्ट अभी एक्सप्लिसिटली हमें न्यू के जरिए से बनवाना पड़ता है, वहां पे खुद बनना था, सही हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, सब कुछ तो मैंने कमेंट आउट किया हुआ है। हम कहते हैं कि जी इसके अंदर इसके राइट स्टैटिक, ओके लेट्स डू दिस। मैंने इसके अंदर एक इंटीजर बनाया नम इज इक्वल टू 0, ठीक है, स्टैटिक को छोड़े थोड़ी देर के लिए, और एक मैंने बनाया इंट रोल नंबर, ठीक। ये याद है ना इंस्टेंस, इसको याद रखेंगे, ठीक है। जब एक इंस्टेंस बनता है तो ये यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, इंस्टेंस कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी उसको कहते हैं, ये बन गया यहाँ पे, सही है। तो इसके अंदर ये रोल नंबर जो है ये हमेशा क्या होगा, जो इंट रोल नंबर लिखा हुआ है इसका अपना है, कोई और इंस्टेंस है उसका अपना रोल नंबर होगा, ठीक है, तीसरा होगा उसका अपना रोल नंबर होगा। हम करना ये चाह रहे हैं कि हम अपने पास ये सेव करना चाह रहे हैं कि मैंने एक्चुअल इंस्टेंसेस बनाए कितने हैं, मिसाल के तौर पर क्लास में कितने लोग हैं, ठीक है, तो हर एक के लिए अपना अपना इंस्टेंस बनेगा, इसका अपना रोल नंबर होगा, इसका अपना रोल नंबर होगा, इसका अपना रोल नंबर होगा, और मैं साथ जी 40 ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। 40 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। तो मैं अपने पास कहीं पे ये इंफॉर्मेशन रखना चाह रहा हूं कि मैंने कितने स्टूडेंट्स बनाए हैं, ठीक है, काउंट उसका मैं रखना चाह रहा हूं, ठीक है। तो एसेंशियली इसके लिए जो बेस्ट जगह है वो जगह कौन सी है, ये स्टूडेंट की जो क्लास है, वो जो क्लास होती है ना, क्लास वाली क्लास, जिस क्लास में आप लोग एनरोल्ड होते हैं, उस क्लास की बात नहीं हो रही। ये जब भी हम जावा में क्लास बोलेंगे उससे ये क्लास मुराद होगी, ठीक है, सही है। तो जो स्टूडेंट की क्लास है, हम ये कह रहे हैं कि इस क्लास के कितने इंस्टेंसेस मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो काउंट है ये इस क्लास के साथ रिलेटेड है, ये इंस्टेंसेस के साथ रिलेटेड नहीं है। बात समझ आ रही जी, कि इस क्लास के मैंने कितने इंस्टेंस बनाए हैं, कितने नंबर कितना है जितने मैंने बनाए हैं, ठीक है। काउंट करना बेहतर है, मेरे ख्याल है मुझे शायद काउंट करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल नंबर छोड़ता हूं, ठीक है जी। तो कितने मैंने इसके इंस्टेंस बनाए हैं, तो ये इंफॉर्मेशन किसकी है, किसी स्टूडेंट की है, इंडिविजुअल की, यानी क्लास की है, क्लास की है ना। तो हम चाहते ये हैं कि ये एसोसिएट किया जाए, ये नम एसोसिएट किया जाए क्लास के साथ। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज ए स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर से क्या मुराद है कि ये हर इंस्टेंस में डुप्लीकेट नहीं किया जाएगा, मतलब ये एक खास अलग अलग एक क्लास के लिए अलग होगा। ये जो हमारे पास देखें ये क्लास है, ये सांचा है, इसके हिसाब से हमने एक इंस्टेंस ये बनाया, एक इंस्टेंस ये बनाया और एक इंस्टेंस ये, अभी दो बनाए, एक इंस्टेंस ये, एक इंस्टेंस ये, ठीक। हम ये कहते हैं कि ये नम जो है, रोल नंबर जो है इस इंस्टेंस में अलग होगा, इस इंस्टेंस में अलग होगा, लेकिन ये नम जो है ये इस क्लास के अंदर होगा, जिसका कि मतलब है कि ये इसको भी वही नम नजर आएगा जो कि इसको नजर आ रहा है, ठीक है। एक मिनट इसको रन करते हैं, फिर उसके बाद आप सवाल करें। यूनिक ऑब्जेक्ट हुआ। जी देखें, हमने कहा स्टूडेंट 03 डॉट नम, यहां पे देखें हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसका क्या नाम है, S1 और S2, लेकिन यहां पे नंबर को जो हम एक्सेस कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं, क्लास के जरिए से। हम क्या कह रहे हैं कि मुझे इस क्लास का नंबर दो, क्योंकि वो नंबर जो है दैट इज स्टोर्ड इन दी, दैट इज मोर रेलेवेंट टू दिस क्लास, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है। इसको रन करते हैं, एक मिनट। नंबर को क्या रिटर्न करना चाहिए हमें, 0, ठीक है, अभी तक 0 हमने उसको चेंज नहीं किया, ओके सॉरी, 03 स्टूडेंट को रन करना है, maybe I should clear this, ठीक है। नंबर क्या है, 0, सही, ठीक। अभी हम क्या करते हैं, इसको स्टूडेंट 03 डॉट नम को कर देते हैं +1, प्लस इक्वल टू 1, प्लस प्लस नहीं होता, ठीक है, आई नॉट श्योर, प्लस प्लस होता है शायद, मत करें, होता है जावा में होता है, अभी मैंने पीछे किया है, लेकिन बहरहाल मत करें, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट 03 डॉट नम प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। अब जब मैं इसको आउटपुट करता हूं, ऑब्वियसली नम की क्या वैल्यू होगी, 1, ठीक है, पहले 0 फिर 1, सही। लेकिन कंपाइलर रन किस तरह करते हैं कमांड में? वो अब शुरू में है तो दोबारा वहां पे फिर देख लेंगे, हम जैसे डुप्लीकेट कर देते हैं ना S1 S2 के लिए, अगर हम उसको स्टूडेंट 03 को ऐड करते हैं तो S1 S2 में भी चेंजेस आएंगे, दोनों में चेंजेस आ रही है, वही दिखाना चाह रहे हैं आपको। देखें यहाँ पे हमने क्या कहा कि भाई स्टूडेंट 03 में तो 1 हो गया, ठीक है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि हमने ऊपर चेंज किया है। अब मैं कहता हूं कि S1 डॉट नम, तो S1 को जब मैं कहता हूं कि तुम्हारा नंबर क्या है, तो उसका अपना नंबर कोई अलग चीज नहीं है, वो यही नम है जो कि ये भी इस्तेमाल कर रहा है और वो भी इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है जी, उसी क्लास का है। तो जो स्टैटिक होते हैं वो सारे रेफरेंसेस शेयर करते हैं, जितने इंस्टेंसेस होते हैं वो स्टैटिक वेरिएबल्स को शेयर करते हैं, उसी के अंदर चेंजेस आएगी। तो इसको देखें, अभी जब हम इसको रन करेंगे तो S1 डॉट नम जो है वो भी 1 है और S2 डॉट नम वो भी 1 है, हालांकि इन दोनों को हमने चेंज नहीं किया, लेकिन ये नम जो है चूंकि स्टैटिक है, तो स्टैटिक का मतलब ये है कि दिस इज एसोसिएटेड विद द क्लास, ठीक है, इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड है ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर इंस्टेंस नहीं भी बना तो ये इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप यहां चले जाएं, इसको अगर मैं कमेंट आउट कर दूं, ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर दूं, मैंने इंस्टेंस बनाई नहीं सिरे से, ठीक, लेकिन फिर भी
स्टूडेंट 03 क्लास चूंकि एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर अपना नाम जो है वो 0 भी होगा, हम उसको इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, उसको 1 हमें वैल्यू वापस भी मिलेगी। मैंने इंस्टेंस बनाया नहीं सिरे से, क्यों? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल्स का इंस्टेंसेस के साथ सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। दीज आर एसोसिएटेड विद द क्लास, ठीक है। तो हम जो कहते हैं ना कि क्लास एक सांचा होता है, तो वो ऐसा बिल्कुल खाली खुली सांचा भी नहीं है, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, हम उसके साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। एक तरह का पॉइंटर दोनों एक ही तरफ पॉइंट कर। एसेंशियली यस, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में आप पढ़ेंगे ये होता है एक्चुअली किस तरीके से, ठीक है, सही है। ये तो समझ आ गई ना कि भाई ये एक नाम है जो कि क्लास के अंदर है, स्टैटिक है, तो इसकी डुप्लीकेट कॉपीज नहीं बनाई जाती, इसलिए इसको स्टैटिक कहा जाता है। वरना अगर ये स्टैटिक ना होता तो एक सो कॉल्ड डायनामिक होता, यानी कि जब भी कोई नया इंस्टेंस बनता तो एक नया बनाया जाता, ये बस यहाँ बैठा हुआ है, हिलता नहीं अपनी जगह से, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप जरा वापस जाएं ओके इंट्रो में, तो यहां पे हमने इसको बनाया था मेन को स्टैटिक, क्योंकि मेन को कॉल करने के लिए हमें इस इंट्रो 01 का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। भाई हम जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, जबकि मेन तो जैसे ही आपका जेवीएम कंपाइलेशन जब एग्जीक्यूशन शुरू करेगा तो फौरन इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। तो फौरन इस फंक्शन को चूंकि कॉल होगी, इंस्टेंस अभी तक बना ही नहीं है, तो बगैर इंस्टेंस बनाए हम किस किस्म के मेथड को कॉल कर सकते हैं जो कि क्लास के साथ एसोसिएटेड हो, इसलिए हमने इसको कहा कि ये स्टैटिक है, ठीक है। क्यों स्टैटिक है? पब्लिक क्यों है? ताकि बाहर से कॉल किया जा सके। स्टैटिक क्यों है? ताकि इंट्रो 01 का इंस्टेंस बनाने से पहले हम इसको कॉल कर सकें, ठीक है। वॉइड क्यों है? क्योंकि ये कोई चीज रिटर्न नहीं करता। मेन क्यों है? क्योंकि ये मेन है, इसकी एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होती है। ये क्या है आपके पास? दीज आर स्ट्रिंग के आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है जी। तो अब ये आपका कोड पूरा हो गया। स्टैटिक का पर्पस ये हुआ कि अगर ये स्टैटिक ना होता तो मेन जो है वो फिर इंट्रो 01 का इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस फंक्शन होता, तो हमें पहले मेन 01 इंट्रो 01 का इंस्टेंस बनाना पड़ता, फिर हम मेन कॉल करते। तो इंस्टेंस बनाने के लिए प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी तो फिर हम इंस्टेंस बनाएंगे। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होने के लिए मेन में आना जरूरी है, तो मेन इंस्टेंस एग्जीक्यूशन के बगैर नहीं हो सकता और एग्जीक्यूशन मेन के बगैर नहीं हो सकती, तो चिकन एंड एग प्रॉब्लम बन जाता है। तो हमने इसको कह दिया कि स्टैटिक है कि हमें इंस्टेंस बनाने की जरूरत है, हम डायरेक्ट इसको कॉल भिजवा सकते हैं, ठीक है। अगर डायनामिक होता हम स्टूडेंट 03 वाला करते तो अगर हम उसको सिर्फ मेन में चेंज सॉरी जो स्टूडेंट 03 में करते तो S1 S2 में चेंज ना आता जी, अगर डायनामिक होगा तो फिर सब में चेंज आएगा। या ठीक है। देखिए अगर तो ये डायनामिक का लफ्ज मत इस्तेमाल करें, यूं कहें कि स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक इसको कहते हैं, ठीक है। डायनामिक का लफ्ज फर्क है। अगर ये नॉन स्टैटिक होता तो हम क्लास के जरिए से इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, फिर हमें रेफरेंस वेरिएबल से जाना पड़ता, ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास ये जो रोल नंबर है, इस रोल नंबर को हम स्टूडेंट 03 डॉट रोल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि ये इंस्टेंस होगा तो ये होगा वरना नहीं होगा ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है जी। और ये यहाँ पे बताया भी हुआ है कि अगर स्टूडेंट 03 डॉट रोल नंबर अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो इससे क्या होता है। अच्छा मैंने सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया, लेकिन कुछ चीजें इस तरह जिस तरह रोल नंबर है ना, रोल नंबर को अब आप स्टैटिक नहीं कर सकते क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना होगा ना, तो जो चीज स्टैटिक कर सकते हैं उसको करें, ठीक है। डिपेंड करता है, ये अगेन यूब के कॉन्सेप्ट से तजुर्बे से पता चलते हैं। देखें यहाँ पे इसने क्या किया, ये एरर आया, क्या कह रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल रोल नंबर कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट क्या है जी? स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट क्या है? स्टूडेंट 03 है, ठीक है। स्टूडेंट 03 स्टैटिक क्यों है? क्लास है, स्टैटिक है ना, एक जगह पे बैठी हुई है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो है रोल नंबर, नॉन स्टैटिक है ना, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को आप स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से यानी कि क्लास के जरिए से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके जो एरर्स हैं आपके सी और पाइथन के एरर्स के दरमियान में कुछ जावा के जो है, ठीक है। अगेन जावा आपको हर जगह पे मिलेगा कि सी जावा पाइथन, तो पाइथन के बहुत हेल्पफुल किस्म के हमारे पास एरर्स थे, ठीक है। तो जावा के थोड़े निचले लेवल के हैं, ठीक है, और सी के तो बिल्कुल समझ नहीं आती क्या कह रहा है, सही है। लेकिन बहरहाल वो भी समझ आ जाती, थोड़े तजुर्बे से आपको समझ आ जाएगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पे देखिए हमें क्या बता रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, उसको रोल नंबर, उसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से यानी कि क्लास के जरिए से, विच इज नॉट पॉसिबल। तो उसको आपको एक्सेस किस चीज से करना पड़ेगा? S1 से। आप कहेंगे S1 डॉट रोल नंबर, फिर सही है जी जी। 3:15 पे वार्निंग का कहा था, खैर अभी थोड़ा टाइम है, बर्दाश्त करें, खैर। अच्छा जी सही हो गया जी। अच्छा ओके, ऑल T04 हो गया, वापस एनिमल पे आ जाए। अच्छा जी, हमने बनाई पब्लिक क्लास एनिमल 04, ठीक है जी। एनिमल 04 के अंदर हमने क्या किया है, इस चीज को फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ें और यहाँ पे आ जाए। हमने क्या कहा, एनिमल A इज इक्वल टू एनिमल 04, सही हो गया। ये वही पुराना काम है अभी तक। जब भी आपके पास इंस्टेंस बनता है, ठीक है, तो इंस्टेंस बनने के लिए कभी कभार इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जिसके बगैर इंस्टेंस का बनना सेंस नहीं बनाएगा। जिस तरह आप लोगों को क्लास में एग्जांपल दी थी स्टूडेंट की, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका रोल नंबर होगा, बगैर रोल नंबर के फास्ट के अंदर स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई स्टूडेंट कहे कि जी मैं आया हूं लेकिन अभी तक मुझे रोल नंबर असाइन नहीं हुआ, तो वो स्टूडेंट अभी तक नहीं आया। वो स्टूडेंट बनेगा तब जब उसको रोल नंबर मिलेगा। हाँ, अगर ईमेल उसका भी नहीं है तो फाइन, ईमेल बाद में बन सकता है, ठीक है।
कार्ड बाद में मिल सकता है, ठीक है, बाकी सारी चीजें बाद में हो सकती है। रोल नंबर होगा तो वो स्टूडेंट है, वरना नहीं है। तो रोल नंबर क्या चीज है? रोल नंबर आपको इस इंस्टेंस के बनते साथ ही इसका रोल नंबर एलोकेट करना जरूरी है। इस तरह बहुत सारी चीजें इस तरह होती है कि जब भी कोई नया इंस्टेंस बनता है तो उसके अंदर आपको उसको कुछ ना कुछ इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती है, ठीक है, शुरू की कुछ चीजें आपने सेट करनी पड़ती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक खास किस्म का फंक्शन होता है जिसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने में मदद देता है। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा ना तो उसके अंदर रोल नंबर चाहिए, तो उस रोल नंबर को कौन फिट करेगा, कौन फिक्स करेगा, उसको कौन सेट करेगा, दैट विल बी अ स्पेशल फंक्शन कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगेन ये जावा के अब कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सारे जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। जावा में हमें एज एन एग्जांपल अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर हर लैंग्वेज में क्लास का होता है। जब भी क्लास होती है तो उसके साथ कंस्ट्रक्टर होता है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अज्यूम कर लिया जाता है कि एक एम्प्टी सा है, बस हमने उस फंक्शन को कॉल किया और कुछ भी नहीं हुआ, बात खत्म। तो यहां पे हमारे पास अभी तक जो हमने देखा हुआ है इसके अंदर कंस्ट्रक्टर हमने नहीं देखे। तो हमने नहीं लिखा, कहां से आया? फिर होता जरूर है। अगर हमने नहीं लिखा तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाता है जो कि कोई आर्गुमेंट भी नहीं लेता और जवाब में कुछ देता भी नहीं है, बस इंस्टेंस बन जाता है, ठीक। लेकिन हम अभी क्या करना चाह रहे हैं, हम एक अपना कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहे हैं खुद, ठीक है। उसका तरीकाकार क्या होता है? अब ये डिपेंड करता है हर लैंग्वेज टू लैंग्वेज कि उसका सिंटेक्स कैसा होगा। यहां पे हम जावा का सिंटेक्स देख रहे हैं, तो यहां पे जावा के अंदर सिंटेक्स ये कि आप बनाएंगे पब्लिक, ठीक है, और आगे एक फंक्शन का नाम होगा, ठीक है। यहां पे दरमियान में नोटिस करें रिटर्न टाइप नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ने जब बन जाता है इंस्टेंस तो वापस रिटर्न क्या होता है? एड्रेस, एड्रेस रिटर्न होता है ना। तो ये कंस्ट्रक्टर खुद कोई चीज वापस नहीं भिजवा सकता, इसके पास जगह ही नहीं है। वापस जाएगी जब चीज, तो क्या चीज वापस जाएगी? एड्रेस। तो ये कुछ वापस भेज ही नहीं सकता, इस वजह से हम यहाँ पे रिटर्न डाटा टाइप नहीं लिख सकते, इवन वॉइड भी नहीं लिख सकते, ठीक है। बस नहीं लिखना है यहाँ पे, डाटा टाइप रिटर्न होती ही नहीं है कंस्ट्रक्टर की, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या कंस्ट्रक्ट करता है? इंस्टेंस, और जवाब में क्या भिजवाया जाता है? एड्रेस, जो कि रेफरेंस वेरिएबल के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? एनिमल 04 एक कंस्ट्रक्टर है जो कि क्या करता है, जब भी एनिमल की क्लास क्रिएट होगी तो ये फंक्शन कॉल किया जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि इसको कॉल किया गया? तो हमने यहाँ पे एक आउटपुट लगा दिया ताकि जब भी ये कॉल हो तो हमें पता लग जाए, ठीक। समझ आ रही बात की जी? तो अभी हम इसको कॉल करते हैं। इंस्टेंस किस तरह बनती है? क्लास क्रिएट करते हैं तो void लिखते हैं का क्लास के साथ नहीं, मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जब मेन लिखते हैं तो मेन यहाँ पे नीचे अलग से लिखा हुआ है, मेन के अंदर है वॉइड, वो अलग बात है, ठीक है। ये हमारा नया इंस्टेंस बन रहा है न्यू एनिमल 04 से, ठीक। न्यू से हमारे पास ये इंस्टेंस बनेगा, जब इंस्टेंस बनेगा तो कंस्ट्रक्टर खुद ही कॉल किया जाएगा, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये आउटपुट आ जाएगा, और ये कंस्ट्रक्टर खत्म तो अब ये इंस्टेंस बन गया, और ये इसका एड्रेस कहां चला जाएगा, या यूं कह लें कि इसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहां चला जाएगा? ए के अंदर, ठीक हो गया। एनिमल 04 ही नाम स्पेसिफिक। हाँ, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास इसकी रिटर्न टाइप नहीं हो सकती, और इस कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो एग्जैक्टली वही नाम होगा जो क्लास का होगा। कंस्ट्रक्टर का नाम, कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन है उसका नाम एग्जैक्टली वो होगा जो कि क्लास का नाम होगा, ठीक हो गया जी। मसला तो नहीं है, बस ये रिक्वायरमेंट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और लैंग्वेजेस में कंस्ट्रक्टर्स के और तरीके होते हैं, ठीक है, कहीं पे आप कुछ लगाते हैं, कहीं पे कुछ लगाते हैं, लेकिन जावा में बहरहाल ये चीज होती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग C++ में पढ़ेंगे कि जब क्लास का इंस्टेंस खत्म किया जाता है ना, तो खत्म करने के टाइम पे भी एक चीज कॉल होती है, एक खास फंक्शन कॉल होता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, ठीक है। जावा में डिस्ट्रक्टर नहीं होते, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि इंस्टेंस कब खत्म होगा। C++ में इंस्टेंस हम खुद खत्म करते हैं तो हमें पता होता है, ठीक है। जावा में आपको पता नहीं चलता कि ये इंस्टेंस कब खत्म होगा, तो आपको डिस्ट्रक्टर आपके पास अवेलेबल नहीं है। इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ऊप में जाके आप लोग डिस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो आपके जहन में आएगा कि ये चीज़ हम खा गए थे, खाने के जावा में होता ही नहीं है, ठीक है। जहाँ होती है वो फिर आपको बंदा बताएगा, जो भी बताएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसको किया तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जावा सी एनिमल 04 जी डॉट जावा एनिमल 04, ठीक है जी। तो ये देखिए हमने पहले कॉल किया, मेन फंक्शन कॉल आना चाहिए आउटपुट, उसके बाद हमने एनिमल का सिर्फ इंस्टेंस बनाया, लेकिन ये आउटपुट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल कर दिया गया, ठीक है जी। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि हम कहेंगे जी, अच्छा वो आगे आ रहा है, ठीक है, वो बाद में आ रहा है, मुझे याद आ गया, सही हो गया जी। तो अभी एनिमल 05, अभी हम एक और बना रहे हैं एनिमल 05। इसके अंदर हमने उसी तरीके से किया कि लेग्स, ठीक, और हमने कहा कि एक फंक्शन बनाओ गेट लेग्स का, ये जो हमने पहले भी बनाया था, सही। और एक और हमने फंक्शन बनाया यहाँ पे गेट लेग काउंट का। ये मुख्तलिफ फंक्शन एक दूसरे को कॉल करें। गेट लेग काउंट का फंक्शन क्या करता है? अपने गेट लेग्स के फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है, यहां से इसको कॉल करता है ये। और ये क्या करता है? दिस डॉट लेग्स, इस इंस्टेंस का जो लेग्स का वेरिएबल है उसको रिट्रीव करके वापस भेजता है। तो ये कहां पे आ जाता है? इस जगह पे, और हम क्या कर देते हैं? आउटपुट इसको कर देते हैं, ठीक है जी। स्ट्रिंग के साथ आपने ब्रैकेट्स नहीं डाले? किस स्ट्रिंग के साथ? स्ट्रिंग मैसेज। ये अरे नहीं है, सिंगल एक हम इसको मैसेज भेजेंगे, एक स्ट्रिंग भेजेंगे, अरे नहीं भेजेंगे,
ठीक है, गौर से देखें, स्क्रॉल मैं तेज करता हूं, ये प्रिंट लेग काउंट है और मेन के अंदर वैसी की वैसी ब्रैकेट्स अभी भी हैं। ये प्रिंट लेग काउंट जो है हम सिर्फ एक मैसेज देता है और क्या करता है, इस मैसेज को यहाँ पे आउटपुट करता है बस सिर्फ। ठीक है, अच्छा ओके, अगर इसके अंदर हम स्पेस देंगे तो सिंटैक्स किसके अंदर स्पेस देंगे अगर? जैसे आर्गुमेंट्स हम स्पेस देके डिफरेंशिएट करते हैं ना, जी अगर हम ऊपर जैसे स्ट्रिंग मैसेज किया हुआ है हाँ, उसको हम स्पेस इस एक मैसेज के अंदर आप जितनी बड़ी स्ट्रिंग डालें, लेकिन एक स्ट्रिंग देंगे इसको। उसको एक कंसीडर करें जितनी भी स्पेस जी जी, स्पेसेस तो स्ट्रिंग में हो सकती है ना। ठीक, अच्छा animal05.java को हम रन करते हैं तो legs are, देखें क्या से आउटपुट आया, हमने कहा एक इंस्टेंस बनाओ, ठीक है, a डॉट प्रिंट लेग काउंट, और इसको हमने मैसेज क्या भिजवाया, legs are। ठीक है, a डॉट के अंदर जाएं, a के अंदर गए ये चीज, गेट लेग काउंट क्या चीज, प्रिंट लेग काउंट क्या चीज है, ये चीज। वहां से हमने जो उसको मैसेज भिजवाया था legs are, वो कहां गया, msg के अंदर, आउटपुट किया msg, फिर एक हमने प्लस किया तो कनकैट हो गई, एक ये कोलन, ठीक है, और प्लस गेट लेग्स का फंक्शन कॉल किया, गेट लेग्स के फंक्शन को कॉल किया, इसने हमें क्या रिटर्न किया, दिस डॉट लेग्स, लेग्स की क्या वैल्यू है, लेग्स, ठीक है, विच इज 0, तो यहां से वापस आया 0, ठीक है, वो आ गया यहाँ पे लिखा हुआ है 0, तो यहाँ पे था लेग्स आर कोलन 0, ठीक है, बात खत्म, आउटपुट आ गया लेग्स आर 0। सर इसमें कंस्ट्रक्टर का है? कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया इसमें, जरूरी नहीं है कंस्ट्रक्टर, बताया ना, अगर आप कंस्ट्रक्टर ना बनाए तो बस अज्यूम किया जाता है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक है बस। कंस्ट्रक्टर के एड्रेस है? कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, हम आगे जाके कंस्ट्रक्टर पॉलीगॉन की हमने एग्जांपल की थी ना, वो भी यहाँ पे दोबारा भी आ रही है, ठीक है, वो जब आएगी तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा तफसील से भी देखेंगे। ठीक, फिर आपने कहा था आर्गुमेंट्स को हम स्पेस से डिफरेंशिएट करते हैं ना, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को, कमांड लाइन जी अगर उसके अंदर हमने एक पूरा सेंटेंस डाला डिफरेंट डालना हो तो वो फिर साथ में हाँ, उसके अपने फिर तफसीली बहस है, फिर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो डिपेंड करती है, बहुत सारी बात है उसकी तफसीली बहस है, ठीक है, फिर कभी देख लेंगे। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है जी। अच्छा, अभी हम कहते हैं कि लेग्स को हम करते हैं प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है, ए डॉट लेग्स को, ठीक है, तो ये आपके पास इंस्टेंस है ए, ठीक है, डायरेक्ट इसको ए कह रहे हैं, वरना ए ये है और वो उसको एक किस्म का पॉइंट कर रहा है, लेकिन बार हम इसको ए कह देते हैं, ठीक है, तो ये ए है, इसके अंदर जो लेग्स का वेरिएबल है उसकी हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो अभी जब हम प्रिंट लेग काउंट लेग्स आर करेंगे तो इससे क्या आउटपुट आना चाहिए, लेग्स आर 1, ठीक है जी, लेग्स आर, ठीक हो गया जी। एक फाइनल वो करते हैं, फिर उसके बाद रुकता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास एक फंक्शन है, एक क्लास है मैथ, ठीक है, मैथ की क्लास है, इसके अंदर जैसा कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपके पास एक फंक्शन है स्क्वायर रूट का, ठीक है, ये स्क्वायर रूट क्या करता है, आपसे एक इंट एक्स लेता है, एक नंबर लेता है और एक आपसे गेस लेता है, विच शुड बी अ डबल। जावा में आपके पास आम जो तरीकाकार है वो ये है कि हम डबल को इस्तेमाल करते हैं, फिर ठीक है, वही बात वही है, फ्लोट छोटा डबल बड़ा, ठीक है, लेकिन आमतौर पे जावा में हम डबल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इट मैनेजेस इट वेरी वेल, ठीक है, तो जावा के अंदर आमतौर पे डबल इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप 1.0 लिखते हैं तो उससे मुराद डबल होती है, फ्लोट मुराद नहीं होता, ठीक है, लेकिन एसेंशियली यू कैन यूज फ्लोट एज वेल, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे डबल क्या है, एसेंशियली आप यूँ समझिए कि हम इसको एक डेसिमल नंबर दे रहे हैं, ठीक है, रियल नंबर दे रहे हैं, सॉरी, सही हो गया। अच्छा, अभी जाते हैं, तो ये फंक्शन आपको नजर आ गया जी, पब्लिक डबल, ये क्या आपको रिटर्न करता है, स्क्वायर रूट डबल रिटर्न करता है, ठीक है, तो एक्चुअली ये रिटर्न करता नहीं है, हम स्क्वायर रूट का फंक्शन यहाँ पे नहीं लिखना चाह रहे, हम क्या आउटपुट कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम लोगों ने उधर भी शुरू में देखा था डिफॉल्ट वैल्यूज में, हमने क्या कहा था कि कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्टार्टिंग विद गेस, ठीक है, सिर्फ आउटपुट कर देता है, एक्चुअल कैलकुलेशन ये नहीं कर रहा, ठीक है, वो आपको करनी आती है, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं, हम कहते हैं मैथ 06 m इज इक्वल टू न्यू मैथ 06 इंस्टेंस हमने बनाया, और हम कहते हैं मैथ डॉट स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो 36 का स्टार्टिंग विद गेस 4.3, ठीक है, गौर से इधर देखें, ये पुरानी चीज़ है, ठीक है, इसके अंदर भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ी देर में नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मैथ 06 और मैथ 06 डॉट जावा, ठीक है जी, इसको रन करते हैं तो एज एक्सपेक्टेड ये आउटपुट कर देगा कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ 36 स्टार्टिंग विद गेस 4.3, ठीक है जी, कोई मसला तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। अब हम वो ये काम करना चाहते हैं, हम जो काम समझने की ज़रूरत है, ज़रा गौर से इधर देखें, तवज्जो इधर दें, बस उसके बाद फिर हम रुक रहे हैं 5-6 मिनट के बाद। ये जो डबल गैस है, ठीक है, हम इसको बनाना चाहते हैं ऑप्शनल, याद है हमने ऑप्शनल बनाया था कि भाई अगला बंदा कहता है भाई गैस मैं क्यों भेजूं, मैं नहीं भेजता, ठीक है, तो हम वहां पे क्या करते थे, हम इसको करते थे इक्वल टू 1.0, ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू हो जाती थी। जावा में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, सी के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, अब वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेजेस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसको इस तरीके से हम नहीं कर सकते। आप ये काम पाइथन के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है, जिसकी वजह से काम हमारा बड़ा आसान हो गया था, यहाँ पे सी में नहीं है ये चीज़, हमें यहाँ पे काम एक डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है, वो देखें वो तरीका क्या होता है। हम करेंगे कि हम कहेंगे भाई एक नया फंक्शन बनाओ स्क्वायर रूट के नाम से, ठीक है, एक नया फंक्शन बनाओ स्क्वायर रूट के नाम से, जो कि आपसे क्या करेगा, एक एक्स सिर्फ लेगा, ठीक है, दूसरे आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा,
सही, इसका भी नाम स्क्वायर रूट है, इसका भी नाम स्क्वायर रूट है, ये भी डबल रिटर्न करता है, ये भी डबल रिटर्न करता है। तो भाई दोनों में फर्क क्या हुआ, इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो फर्क है, फॉर्मल पैरामीटर्स जो है वो फर्क है। तो फॉर्मल पैरामीटर फर्क होने से आपके पास यहां पे दो अलग अलग फंक्शंस बनेंगे। इन दोनों फंक्शंस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, नाम से दोनों का नाम एक है लेकिन ये दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स, गौर से सुने, आर्ग्यूमेंट्स के फर्क होने से आपके पास दो फंक्शंस अलग अलग हो जाते हैं, चाहे उनका नाम एक जैसा हो, चाहे रिटर्न टाइप एक जैसी हो। ठीक है, C++ में इस तरीके से है, जावा में इस तरीके से है। ठीक है, और काफी लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर भी ये इस तरीके से है। फिर डिफॉल्ट के लिए क्या करेंगे? डिफॉल्ट के लिए हम ये करेंगे कि हमने यहां से गेस पहले तो हटा दिया कि अब अगला बंदा जो कॉल करेगा वो वही स्क्वायर रूट लिखेगा, लेकिन अब ये वाला स्क्वायर रूट कॉल होगा। सी में भी आप ऐसे कर सकते हैं। सी में भी एग्जैक्टली इस तरीके से होता है। अगर C++ एक argument देंगे तो नीचे वाला चलेगा, दो जी, एक देंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, दो देंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक, तो अब हम जी अच्छा हाँ नाम से ठीक है। नाम सेम है, ठीक हो गया। नाम चूंकि सेम है तो अगर आपने एक चीज भेजी तो वो यहां जाएगी, ठीक है, दो चीजें भेजी तो वो यहां जाएगी। अब दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ताल्लुक हम बना देते हैं। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई मेरा डिफॉल्ट गैस जो मैंने अब गैस देना है ना, तो वो मैं 1 ले लेता हूं और मैं उसी स्क्वायर रूट को कॉल कर लेता हूं। अब ताल्लुक मैंने बना दिया दोबारा नहीं लिखने पड़ेगा। जी, दोबारा मुझे पूरा कोड लिखना नहीं पड़ेगा। एसेंशियली यही हम कर रहे थे ना कि भाई गैस की वैल्यू अगर अगले ने नहीं भिजवाई तो मैं उसको अज्यूम कर लेता हूं 1.0। तो यहां पे हमने क्या किया कि स्क्वायर रूट का एक फंक्शन बनाओ जो कि एक चीज लेता है, दूसरी चीज कहां से आएगी, दूसरी चीज मैं खुद रख लूंगा अपने पास। और सर ये रिटर्न 1.0 उसके अंदर क्या गिफ्ट नहीं डाल सकते। वो वैसे ही हमने कहा हुआ है, कुछ भेजना है वापस तो हम कुछ वापस भेज देंगे जी हम ऐसे उसके अंदर गिफ्ट नहीं डाल सकते कि अगर हमें गेस्ट दिया ना, क्योंकि यहाँ पे जब आपके पास ये दो चीजें लिखी हुई हैं तो दो चीजें अगले वाले को आपको भिजवानी पड़ेंगी। हाँ, वो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो दो नहीं भिजवाएगा तो एरर आएगा कि भाई ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता सिर्फ। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे देखें, ये हमें क्या करना पड़ा, हमें थोड़ा सा यूं करके कान को पकड़ना पड़ा, बात वही बन गई आखिर में। ठीक है, ये अब हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि गैस की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 1.0। अगर तो यहाँ पे मैंने 4.3 पास किया तो पहले वाला फंक्शन कॉल होगा, उससे क्या आउटपुट आएगा, स्टार्टिंग विद 4.3। ठीक है, जबकि अगर मैं इसको ये पास नहीं करता तो मेरे हिसाब से ये दोनों एक ही जैसी फंक्शन कॉल्स हैं, लेकिन अब क्या होगा, एक अलग फंक्शन कॉल होगा, वो गैस को 1.0 सेट करके उसको कॉल करेगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, विद 1.0। ठीक है जी। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे आपके पास ये अलग तरीका है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मैं बात खत्म कर रहा हूँ कि आपके पास ये फंक्शन जो है ये एक ही नाम के दो फंक्शंस हैं, तो इसको हम यूं नहीं कहते कि दो अलग अलग फंक्शंस हैं, ऑल्दो के दो अलग अलग फंक्शंस, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये एक ही फंक्शन है, बट दिस फंक्शन इज ओवरलोडेड। ठीक है, काम ये बेचारा ये कर सकता था कि मैं एक सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लूंगा, अब ये ले रहा है दो सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो ऐसा है जैसे एक ट्रक के ऊपर आप 20 पेटियां रख सकते थे और अब आपने उसके ऊपर 40 पेटियां रख दी हैं, तो ओवरलोड हो गया अब ये। ठीक है, एक सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तो इसने यहां पे बता दिए, ठीक है, और अब एक और सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वो ये बता रहा है। तो पहले जो वो काम कर सकता था अभी उससे एसेंशियली डबल काम कर रहा है। ठीक है, कि मैं ये चीजें ले सकता हूं, या अच्छा नहीं चलो ये नहीं करते तो मैं ये चीजें ले सकता हूं, अब दो अलग अलग काम कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि दिस फंक्शन इज नाउ ओवरलोडेड, ये फंक्शन ओवरलोड हो गया है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है, कॉन्सेप्ट को कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, या इस फंक्शन को हम कहते हैं कि दिस इज एन ओवरलोडेड फंक्शन। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है, बस आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को खुद ही याद हो जाएगी। फिर इसके आर्गुमेंट कॉमन होना जरूरी है? नहीं, यहां पे आप लगा दें फ्लोट, दोनों का आपस में वही बताया ना, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों एसेंशियली एक ही फंक्शन बन जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक फंक्शन है, ओवरलोडेड है। लेकिन पहले बताया कि दोनों का आपस में, अगर ये वाली कमांड में यहां से लाइन हटा दूं तो अब इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। C++ में ये नहीं कर सकते। C++ में एग्जैक्टली इसी तरीके से करते हैं, एग्जैक्टली इस तरीके से करते हैं। ठीक है, आप लोग अपने सीपी उसमें देखेंगे जी। पाइथन में ऐसा हो सकता है कि हम दो फंक्शंस नहीं, पाइथन में मसला ये कि पाइथन में एक फंक्शन का एक नाम का एक ही फंक्शन हो सकता है। अगर आप नीचे दोबारा लिखेंगे पिछला वाला खत्म, ठीक, तो वहां पे उसको मसला कह लें या वो कह लें, लेकिन बहरहाल वहां पे आसान इलाज है कि वहां पे एक फंक्शन आपको दो दफा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये करना तो हमें दोबारा इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू के हमारे पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये ज्यादा प्रैक्टिकल, मतलब ये ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। अक्सर लैंग्वेजेस में आपको ये मिलेगा, लेकिन पाइथन का तरीका बेहतर है। ठीक है, वो हर कोई कहता है कि है बेहतर, लेकिन बस अब चूंकि ये तरीका चल रहा है और लोगों के कोड है इस तरीके पे, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। एनीवे, लेकिन वैसे इस बात को कंफर्म कर लें कि अभी भी जावा में ये चीज़ नहीं, क्योंकि जावा के अंदर जावा 7 और 8 के अंदर बहुत मेजर चेंजेस आई हैं। हो सकता है कि अभी शायद होता हो, लेकिन इन जनरल फंक्शन ओवरलोडिंग आपको वैसे भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, या दिस फंक्शन इज ओवरलोडेड। ठीक है, तो हाँ, ये तफसीलात बाकी आइंदा आप लोग पढ़ेंगे सीपी वगैरह में, लेकिन इसमें जरूरी है कि इसके जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, जो पैरामीटर्स हैं, वो फर्क हो। अगर आप ये करें कि इसको मैं इंट और डबल पी कर दूं, ठीक है, तो सिर्फ नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, ये एसेंशियली वही दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। नाम हमने कहा था ना, लोकल तो आप नाम जो भी रखें, ठीक, आएगा कॉमा। ऑब्वियसली कॉमा तो आएगा, सॉरी। ठीक है,
तो नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता। अगर एक इंट है और दूसरा डबल है तो बस ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप इसमें से एक की डाटा टाइप चेंज कर दे तो ठीक है, एक कह रहा है मैं फ्लोट लेता हूं, दूसरा कह रहा है मैं इंट ले रहा हूं, एक्सेप्टेबल, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये दोनों पैरामीटर अगर एक जैसे हैं, आप सिर्फ अगर इसको लेट से स्ट्रिंग कर दें, ठीक है, या चलिए स्ट्रिंग कर दें, ठीक है, तो नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट ओवरलोडिंग, एरर देगा आपको, ठीक है। तो रिटर्न टाइप चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, आपके पैरामीटर्स जो है फॉर्मल पैरामीटर्स, उनके अंदर जब आप चेंज करेंगे तो फंक्शन ओवरलोड होगा। अगर हम उसको फ्लोट टेस्ट करने के लिए तो फिर तो वही आता है। हाँ, वही मसला है ना कि वही दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा तो हम दिस इज नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है, ये ओवरलोडिंग नहीं है। कंपाइलर आपको एरर देगा कि आपने एक फंक्शन दो दफा बनाया है, क्योंकि रिटर्न टाइप को देखते ही नहीं। हाँ, यहाँ पे अगर आप फ्लोट कर दें देन इट्स डिफरेंट। लेकिन तब पे ओवरलोड कैसे होगा, वो डिफरेंट दो हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप जो चीज बाहर से भिजवाएंगे, अगर फ्लोट है तो इसको कॉल किया जाएगा, अगर वो इंट है तो इसको कॉल किया जाएगा। दोनों में एक ही फ्लोट होगा तो फिर वो काम नहीं करेगा। हाँ, वो फिर काम नहीं करेगा डेफिनेटली। दोनों में दो आर्ग्यूमेंट्स में कौन सा रन होगा? जो आप आर्ग्यूमेंट वहां से भिजवाएंगे, देखिए मिसाल के तौर पे आपने ये लिखा है ना, यहाँ पे आपने कर दिया लेट्स से स्ट्रिंग x, तो अगर आपने दूसरे आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग भेजी तो ये कॉल किया जाएगा, और अगर दूसरे आर्ग्यूमेंट में डबल भेजा तो ये कॉल किया जाएगा। बस आर्ग्यूमेंट मैच करता है, अगर दोनों में डबल हो गए तो फिर एरर आएगा कि एक नाम से आप एसेंशियली एक ही फंक्शन दो दफा बना रहे हैं। ठीक हो गया जी, ऑलराइट, लेट्स सेव इट हियर। सही है जी, इसको हमने रन कर लिया। और हाँ, आप लोगों ने सवाल पहले से ही पूछ लिए, लेकिन बहरहाल आप यूं भी कर सकते हैं कि भाई एक डबल एक्स ये लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि इंट लेगा, और यहाँ पे हमने क्या कहा कि डबल लेगा, ठीक है। तो डबल में हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे गेस को डिफॉल्ट कर लिया और इसको दोबारा हमने यहाँ पे सिर्फ आउटपुट किया है, ठीक है। हमने उस स्क्वायर को कॉल ही नहीं किया, उस स्क्वायर रूट को कॉल नहीं किया। तो इसको जब हम रन करेंगे, हम इसको यहाँ पे भिजवा देते हैं एक 36 4.0, एक हमने 36 सिर्फ इंटीजर भेजा और एक हमने इसको भेजा डबल, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको जब रन करेंगे तो पहला वाला क्या कॉल करेगा, स्टार्टिंग विद गेस 4, दूसरा वाला क्या करेगा, स्टार्टिंग विद गेस 1.0, और तीसरे वाले ने यहाँ पे 36.0 आउटपुट किया है, क्योंकि तीसरा वाला डायरेक्ट यहाँ पे खुद ही आउटपुट कर रहा है, वो तीसरे वाले को कॉल भिजवा ही नहीं रहा। यहाँ पे समझने के लिए अगर आप डॉट और डॉट लगा लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दो बिल्कुल अलग अलग फंक्शन है, दोनों का आपस में ताल्लुक नहीं है। लेकिन कहेंगे हम इसको भी कि फंक्शन ओवरलोडेड है, ये ओवरलोडेड फंक्शन है, हालांकि दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है अब, लेकिन हम इसको भी कहेंगे कि दिस इज नो ओवरलोडेड फंक्शन। ठीक है जी, तो यहाँ तक हम रुकते हैं, और इंशाल्लाह फिर स्केड्यूल करना पड़ेगा। कल हमारी FIP की भी प्रेजेंटेशन है, लेकिन 12 स्केड्यूल करेंगे तो आगे हमारे पास 11 तक, यानी कि 5 और वो हैं, उसके अंदर हम इसी तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट्स अब ऊप के चल रहे हैं, ठीक है। तो एसेंशियली ऊप के कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ पे कवर करना चाह रहे हैं, ठीक है जी।